मैंने जिंगझाओ शहर में एक होम अप्लायंस रिपेयर की दुकान खोली है। ग्राहकों को लुभाने के लिए मैंने अपने साइन बोर्ड पर लिखवाया है, ऊपर स्पेसशिप और स्पेस स्टेशन की मरम्मत होती है और नीचे एयरक्राफ्ट करियर और न्यूक्लियर सबमरीन की। जिस भी चीज में बिजली जाती है, ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे मैं ठीक न कर सकूं। पर मुझे क्या पता था कि सच में मिलिट्री का कोई बड़ा आदमी मेरे पास कुछ ठीक करवाने आ जाएगा। उस दिन मैं दुकान पर खाली ही बैठा था, तभी एक अच्छे कपड़े पहने हुए बहुत ही खूबसूरत महिला दरवाजा खोलकर अंदर आई। मालिक, क्या आप यहाँ सच में कुछ भी ठीक कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। मेरा विज्ञापन नहीं देखा क्या? हम न्यूक्लियर सबमरीन, एयरक्राफ्ट करियर की मरम्मत और स्पेस स्टेशन के पार्ट्स बदलने का काम लेते हैं। ज्यादा काम होने पर डिस्काउंट भी देते हैं। हम बच्चों या बड़ों किसी को नहीं ठगते। खूबसूरत मोहतरमा, आपको न्यूक्लियर सबमरीन ठीक करवानी है या एयरक्राफ्ट करियर? पर वो मजाक करने के मूड में बिल्कुल नहीं थी। उन्होंने सीधे अपने हाथ का बक्सा मेज पर रखा और उसे खोला। अंदर रखी चीज एक बैटरी जैसी लग रही थी। उसके चारों तरफ कुशनिंग फोम अच्छी तरह से लपेटा हुआ था। पतले पतले तार और छोटे छोटे क्रिस्टल एक दूसरे को काटते हुए लगे हुए थे। यह नजारा देखकर मैं एकदम सीधा होकर बैठ गया। यह क्या है? लिथोग्राफी मशीन। सही कहूँ तो ये लिथोग्राफी मशीन का कैलिब्रेशन सेंसर मॉड्यूल है। एक एक्सपेरिमेंट के दौरान पावर ओवरलोड हो गया, जिससे इसका कोर प्रोब एरे जल गया। हमारी प्रोजेक्ट टीम को इसकी बहुत जरूरत है। उनका नाम शेन छिंगछी था। वह ड्रैगन साइंस एकेडमी में एक रिसर्चर थी। एक एक्सपेरिमेंट के दौरान हुए हादसे की वजह से यह मशीन खराब हो गई, जिससे पूरा प्रोजेक्ट रुक गया है। और तो और देश की कई पेशेवर संस्थाओं ने भी साफ कह दिया है कि यह मशीन जल्दी ठीक नहीं हो सकती। अगर वो सच में मजबूर न होती तो किस्मत आजमाने के लिए इस छोटी सी टूटी फूटी दुकान पर कभी नहीं आती। अरे, ये लिथोग्राफी मशीन? मोहतरमा, आप गलत जगह तो नहीं आ गई? ये होम अप्लायंस रिपेयर की दुकान है। आप बगल वाली हार्डवेयर की दुकान पर पूछकर देख ले, शायद वो ठीक कर दे। शेन छिंगछी ने मेरे अनाड़ीपन को देखा और उनके दिल में उम्मीद की आखिरी किरण भी पल भर में बुझ गई। उन्होंने एक आह भरी, बक्सा उठाया और जाने के लिए मुड़ गई। हाँ, जब देश की पेशेवर संस्थाएं इसे ठीक नहीं कर सकी, तो एक होम अप्लायंस वाला कैसे कर सकता है? ये देखकर मैंने तुरंत मजाक करना बंद कर दिया। 6 महीने पहले मैं दूसरी दुनिया से यहाँ आया था और मुझे ये दुकान विरासत में मिली थी। साथ ही मुझे एक अनलिमिटेड रिपेयर सिस्टम भी मिला था। सिस्टम बाइंडिंग सफल रही। कुछ महीने बीत गए, लेकिन कोई कीमती चीज हाथ नहीं लगी। लिथोग्राफी मशीन जैसी इतनी हाईटेक चीज, ये तो सीधे मेरे मतलब की चीज है। आपके हाथ में जो कंपोनेंट है, उसे देखकर लगता है कि ऐसी 7 मॉडल की लिथोग्राफी मशीन है। ये सुनकर शेन छिंगछी के कदम रुक गए। तुम्हें मॉडल नंबर कैसे पता? मुझे बताओ, इसका इम्पैक्ट पीक वैल्यू कितना है? ये कितने नैनोसेकंड तक चल सकता है? प्रोब एरे के अलावा क्या कोई और हिस्सा भी खराब हुआ है? ये सुनकर शेन छिंगछी की सांसें एक पल के लिए रुक गईं। उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। एक होम अप्लायंस रिपेयर की दुकान का मालिक इतने पेशेवर सवाल कैसे पूछ सकता है? वे शब्द तो टॉप सीक्रेट जानकारी है। पीक वैल्यू सामान्य पावर का 15 गुना है। इम्पैक्ट टाइम लगभग 3 से 5 नैनोसेकंड है। बाकी कंपोनेंट्स का सेल्फ चेक नॉर्मल है। हम ठीक तो हो जाएगा, लेकिन कीमत सस्ती नहीं होगी। पैसों की कोई बात नहीं है, बस आप इसे ठीक कर दीजिए, मैं तुरंत फंड के लिए अप्लाई कर दूंगी। ये देखकर मैं हल्का सा मुस्कुराया और अपनी 5 उंगलियां दिखाई। 5 मिलियन तो 5 मिलियन सही। शेन छिंगछी ने दांत भींच लिए। भले ही यह कीमत बहुत ज्यादा थी, लेकिन मौजूदा हालात में उनके पास मोल भाव करने की कोई गुंजाइश नहीं थी। आप क्या सोच रही हैं? 5 मिलियन नहीं, 500 युआन, कोई मोल भाव नहीं। बात यह है कि आपकी इस चीज को ठीक करने में बिजली बहुत खर्च होती है। 500 रुपये, आपको यकीन है? शेन छिंगछी पूरी तरह से चौंक गया। उसे लगा जैसे उसकी पूरी समझ ही उलट पुलट हो गई हो। तो उसने जल्दी से अपना फोन निकाला और पेमेंट कोड पर पेमेंट कर दिया। टिंग, म्याओ पे पर 500 रुपये प्राप्त हुए। ये देखकर मैं मुस्कुराया और आराम से एंटी स्टैटिक दस्ताने पहन लिए। मैंने मेज पर एक साफ सुथरा सा कपड़ा बिछाया और फिर बक्से के अंदर वाले मॉड्यूल को बड़ी सावधानी से बाहर निकाला और मेज पर रख दिया। सिस्टम काम आ गया है। अगले ही पल मेरी आंखों के सामने एक पैनल पर जानकारी आ गई। पता चला, मरम्मत की जा सकने वाली वस्तु C7 मॉडल लिथोग्राफी मशीन कैलिब्रेशन सेंसर मॉड्यूल। नुकसान की मात्रा 88%। मरम्मत का तरीका तैयार है।
सारी तैयारियां पूरी होने के बाद मैं पलटा और धूल से भरी शेल्फ से फौजी हरे रंग का एक बक्सा नीचे उतारा। बक्सा खुलते ही शेन चिंगची की आंखें लगभग बाहर ही आ गईं। अरे ये सब क्या बकवास है? उसे लगा था कि मेरे पास कोई गुप्त हथियार होगा, लेकिन बक्सा खुलने के बाद अंदर की चीजों ने तो उसके होश ही उड़ा दिए। एक अजीब तरह से बदला हुआ सोल्डरिंग आयरन, एक घरेलू हॉट एयर गन, बाकी के औजार भी कुछ ऐसे ही थे, या तो रसोई का एग बीटर या फिर कूड़े के ढेर से उठाया हुआ तरह तरह का कबाड़। मालिक, आप इन कबाड़ की चीजों से तो नहीं मेरी लिथोग्राफी मशीन का पार्ट ठीक करने वाले? घबराइए मत, मेरे ये सारे औजार खानदानी हैं। जब अपोलो चांद पर उतरा था तब उन्होंने इससे पॉलिश भी की थी। अगर ये लिथोग्राफी मशीन नहीं होती तो मैं इन्हें इस्तेमाल करने के लिए निकालता भी नहीं। मैं तैयारी करते करते उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया। क्या अपोलो की चांद लैंडिंग? शेन चिंगची का मुंह गुस्से से फड़कने लगा। भले ही उसे इस दुकान में आने का बहुत पछतावा हो रहा था, लेकिन अब कोई और चारा भी नहीं था। अब तो जो है जैसा है उसी से काम चलाना था। दूसरी तरफ मैंने अपने हाथ में हेयर ड्रायर उठा लिया था और मॉड्यूल पर हवा मारने लगा। जैसी उम्मीद थी वैसी कोई तेज गर्म हवा नहीं निकली, बल्कि उसमें से ओजोन की हल्की सी गंध आ रही थी। लेकिन पास खड़े शेन चिंगची ने हैरानी से देखा कि वो माइक्रोमीटर लेवल के सर्किट। मालिक, यह क्या है? यह इलेक्ट्रोस्ट्रिक्शन का उल्टा असर है। यह एक खास फ्रीक्वेंसी पर पल्स बनाकर क्रिस्टल लैटिस मेटल की याददाश्त को वापस लाता है। आसान भाषा में कहूं तो यह उसे उसका असली रूप याद दिलाने में मदद कर रहा है। शेन चिंगची कुछ समझ पाता उससे पहले ही दूसरी तरफ मैंने उस बदसूरत सोल्डरिंग आयरन को बिजली से जोड़ दिया था। सोल्डरिंग आयरन के सिरे पर एक सुई जुड़ी हुई थी जो धीरे धीरे लाल हो रही थी। यह नजारा देखकर शेन चिंगची का सदमा अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि उसका दिल फिर से जोर जोर से धड़कने लगा। तुम ये क्या करने वाले हो? एक गरम लाल पिन लेकर तुम क्या करोगे? लेकिन मेरे चेहरे पर एक ऐसी गंभीरता थी जो पहले कभी नहीं दिखी। पिन एकदम स्थिर थी और फिर वो धीरे धीरे मॉड्यूल के खराब हो चुके कोर प्रोब एरे की तरफ बढ़ने लगी। जैसे ही पिन की नोक पास पहुंची, बिजली की एक चिंगारी निकली जो मुश्किल से ही आंखों से दिख रही थी और चमकने लगी। शेन चिंगची ने अपनी आंखों से अपनी जिंदगी का वो नजारा देखा जिसे वो कभी नहीं भूल पाएगा। तुम इतने हैरान क्यों हो रहे हो? ये तो बस एक कोल्ड एटम स्ट्रिपिंग ही तो है। ड्रैगन साइंस एकेडमी के एक रिसर्चर होकर तुम तो ऐसे बर्ताव कर रहे हो जैसे कुछ देखा ही न हो। ये बस एक कोल्ड एटम स्ट्रिपिंग ही तो है। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या कह रहे हो? इस तरह की टेक्नोलॉजी हम भविष्य की तकनीक पर अपने रिसर्च पेपर में भी ऐसा लिखने की हिम्मत नहीं करते। शेन चिंगची इतनी हैरान थी कि उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। उसे लगा कि उसने दशकों तक जो इतनी मेहनत से पढ़ाई की है, उससे बना उसका वैज्ञानिक नजरिया उसके सामने खड़ा यह आदमी कबाड़ के ढेर से चकनाचूर कर रहा था। ठीक है, अब आखिरी स्टेप प्रोब एरे और माइक्रो सर्किट को फिर से बनाना है। शेन चिंगची बस बड़ी उम्मीद से मुझे देखती रही जब मैंने बगल के बिस्कुट के डिब्बे से थोड़ा पाउडर निकाला, उसे एक छोटी कांच की बोतल में डाला और फिर एग बीटर को उस छोटी कांच की बोतल में डाल दिया और उसने काम करना शुरू कर दिया। यह अल्ट्रासोनिक एटमाइजेशन लेविटेशन है, समझी? देखा है, तो इसका मतलब है कि तुम एक ठीक ठाक रिसर्चर हो। मैं मुस्कुराया और फिर सोल्डरिंग आयरन चालू कर दिया। शेन चिंगची ने एक खास मैग्नीफाइंग ग्लास से देखा कि जो मदरबोर्ड सर्किट जल गया था वो अब तेजी से ठीक हो रहा था और ठीक होने के बाद वो पहले से भी ज्यादा परफेक्ट लग रहा था। अब तक मेरे माथे पर पसीने की बूंदें आ चुकी थी। ठीक हो गया, लेकिन इस चीज की प्रिसिजन वाकई बहुत ज्यादा है। ये सुनकर शेन चिंगची की आंखें फटी की फटी रह गई। ये ठीक भी हो गया? अभी तो आधा घंटा भी नहीं हुआ। तुमने सच में एक पिन और इन बिस्कुट के डिब्बों में रखी चीजों से इसे ठीक कर दिया? मेरे टैलेंट पर शक कर रही हो? तुम शुरू से ही तो बगल में खड़ी देख रही थी। अगर यकीन नहीं है तो चेक कर लो। ओह हाँ, मैंने तुम्हारी लिथोग्राफी मशीन की प्रिसिजन भी थोड़ी बढ़ा दी है, तो इसलिए पैसे ज्यादा लगेंगे। ये बात सुनते ही शेन चिंगची की आंखें फिर से बड़ी हो गईं। उसके दिमाग में अभी भी मेरी बताई कोल्ड एटम स्ट्रिपिंग टेक्नोलॉजी गूंज रही थी। इस हैरानी में मैं उसकी नजरों में एक बहुत बड़ा ज्ञानी बन गया था और अब वो ज्ञानी उससे सबसे मामूली चीज के बारे में बात कर रहा था, पैसा। बॉस, आपने अभी जो इलेक्ट्रोस्ट्रिक्शन के बारे में कहा उसका क्या मतलब है? ओह, वो बताया तो था तुम्हें। ये हमारे खानदान का एक सीक्रेट हुनर है जो किसी को सिखाया नहीं जाता। खानदानी हुनर? लिथोग्राफी मशीन को आए हुए कितने साल हुए हैं?
तुम्हारे पूर्वज तो काफी जवान लगते हैं। वैसे तुमने कहा था कि ज्यादा पैसे लगेंगे। कितने ज्यादा? लगभग इतना काफी होगा, 3 उंगलियां। ये 30,000 है या 3 लाख? शेन छिंगछी फिर से चौंक गई। ज्यादा देना ठीक नहीं होगा, लेकिन कम देना तो और भी बुरा होगा। ठीक है, 3 लाख तो 3 लाख। सुनो कॉमरेड, तुम देश के पैसे को ऐसे बर्बाद नहीं कर सकती। 300, तुम ये लाख वाक करना बंद करोगी? ये सुनकर शेन छिंगछी की बड़ी बड़ी आंखें अविश्वास से चमक उठी। तुमने इसे ठीक कर दिया है और तुम ज्यादा पैसे भी नहीं मांग रहे। ये लिथोग्राफी मशीन की टेक्नोलॉजी है। अगर तुम करोड़ों भी मांगते तो भी मुझे तुम्हें देने पड़ते। 800, 1 पैसा भी कम नहीं। ओह, मैं तुम्हें बताना भूल गया, तुम्हारी इस मशीन के टेम्पलेट की जो प्रिसिजन है उसे मैंने कैलिब्रेट कर दिया है। माफ करना, पर ये टेम्पलेट सच में थोड़ा पुराना था। मैं खुद को रोक नहीं पाया। पहले वाली रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बहुत रफ थी। मैंने उसे 1% आगे बढ़ा दिया है। इससे तुम्हारे प्रोजेक्ट पर कोई ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, है ना? तुमने क्या कहा, 1%? ये सुनकर शेन छिंगछी ने गहरी सांस ली। एक प्रोफेशनल होने के नाते वो बॉस इस 1% की कीमत अच्छी तरह जानता है। क्या मुझे आपका कॉन्टैक्ट नंबर मिल सकता है? किस लिए? मैं एक शरीफ इंसान हूँ। मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ ठीक कर दिया है, तुम और भी क्यों लेना चाहते हो? शेन किंगजी पूरी तरह से अवाक था। वो सच में कुछ समझ नहीं पा रहा था। उसके सामने वाले आदमी का क्या मामला था? क्या वो कोई छुपा हुआ माहिर हो सकता है? और अगले ही पल इतना निराश करने वाला? नहीं, मैं बस ये चाहता था कि अगर अगली बार कुछ ठीक करवाना हो तो मैं आपको तुरंत ढूंढ सकूं। मुझे लगता है कि तुम्हें डर है कि चीज ठीक से ठीक नहीं हुई है और तुम मुझे ढूंढ नहीं पाओगे। चिंता मत करो, मेरी दुकान यही है, तुम कभी भी आ सकते हो। अगर यह ठीक नहीं हुआ तो मैं तुम्हें वो 800 युआन वापस कर दूंगा। शेन किंगजी का मुंह बुरी तरह से फड़क उठा, लेकिन फिर उसे याद आया कि उसे जल्दी वापस जाकर रिपोर्ट करना है। लेकिन जैसे ही वो दुकान से बाहर निकला, उसका फोन बज उठा। उसने अपना फोन निकाला और देखा कि यह डायरेक्टर जो देहो का फोन था। जियांग लिनक्सुए, तुम कहाँ हो? मैंने तुम्हें लिथोग्राफी मशीन मॉड्यूल को ठीक करने के लिए नहीं कहा था? डायरेक्टर, आप चिंता न करें, चीज ठीक हो गई है। मैं इसे अभी वापस ला रही हूँ। ठीक हो गया? तुमने इसे कहाँ ठीक करवाया? एक घरेलू उपकरण मरम्मत की दुकान पर। जियांग लिनक्सुए, क्या तुम जल्दबाजी में पागल हो गई हो? लेकिन वो एक लिथोग्राफी मशीन है। डायरेक्टर, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, ये सच में ठीक हो गया है। कोर सेंसर एरे, माइक्रोमीटर स्तर के कंडक्टिव सर्किट सभी ठीक हो गए हैं और सटीकता में भी 1% का सुधार हुआ है। ये सुनकर दूसरी तरफ का व्यक्ति लंबे समय तक चुप रहा और फिर धीरे से बोला, तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें अभी लेने आ रहा हूँ। रास्ते में अनुसंधान संस्थान की कार बेतहाशा दौड़ रही थी। सामने गाड़ी चला रहे जो देहो का चेहरा बेहद गुस्से से तमतमाया हुआ था। अपने हाथों में बक्सा पकड़े हुए उसके शरीर की हर नस पूरी तरह से तनी हुई थी। वो जानती थी कि इस समय डायरेक्टर गुस्से से फटने की कगार पर है, लेकिन उसके दिमाग में मेरा वो बेपरवाह चेहरा और वे चीजें जो दिखती थीं, कबाड़ की तरह दिखने वाले मरम्मत के औजार। उसे शक भी हो रहा था कि उसने अभी अभी एक अजीब सपना देखा है। अनुसंधान संस्थान की इमारत के सामने विभिन्न प्रोजेक्ट टीमों के शोधकर्ता बहुत पहले से ही खड़े थे। गाड़ी अभी अभी मुख्य द्वार पर रुकी ही थी कि सब लोग घेर कर आ गए। लिनक्सुए, कैसा है? मॉड्यूल ठीक हो गया क्या? चीज कहाँ है? जल्दी बाहर निकालो, हमारा प्रोजेक्ट और इंतजार नहीं कर सकता। ठीक हो गया होगा। अगर ठीक हो गया है तो हो गया है। ठीक हो गया होगा का क्या मतलब है? और तुमने इसे ठीक कहाँ से करवाया? जिस पेशेवर एजेंसी से हमने पूछा था, उन्होंने कहा था कि कम से कम कई महीने लगेंगे। तुम तो बस कुछ घंटों के लिए बाहर गई थी और यह ठीक हो गया। यह एक घरेलू उपकरण मरम्मत की दुकान पर ठीक हुआ है। ये सुनकर सब लोग हैरान रह गए। घरेलू उपकरण मरम्मत? यह एक लिथोग्राफी मशीन है। तुम घरेलू उपकरण मरम्मत की दुकान पर क्या करने गई थी? ये बकवास नहीं तो और क्या है? जियांग लिनक्सुए, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम हमारी पूरी ड्रैगन साइंस एकेडमी का मजाक बना रही हो। वो बुरी तरह कांप रही थी और उसकी आंखों में आंसू भरने लगे थे। ठीक है, सब चुप हो जाओ। जियांग लिनक्सुए, क्या तुम्हें यकीन है कि यह ठीक हो गया है? उसका दिमाग खाली था। उसने सिर हिला दिया। ठीक है, इसे परीक्षण के लिए क्लीन रूम नंबर 1 में ले जाओ। अगर यह ठीक हो गया तो ये तुम्हारा बहुत बड़ा काम होगा। अगर नहीं हुआ तो मिलिट्री कोर्ट जाने के लिए तैयार हो जाओ। बात इस हद तक पहुंच गई है, अब तो सारी उम्मीदें उस
बेहद अविश्वसनीय लगने वाले रिपेयर शॉप के मालिक पर ही टिकी हैं। एक नंबर की डस्ट फ्री लैब के अंदर कुछ विशेषज्ञ प्रोटेक्टिव सूट पहने हुए बड़ी सावधानी से मॉड्यूल को बक्से से बाहर निकाल रहे थे और टेस्ट कर रहे थे। हे भगवान, ये कैसी वेल्डिंग तकनीक है। रिपेयर की गई वायरिंग कितनी खूबसूरत है। हम कहीं जियांग लिनेक्सुए किसी ऐसे विशेषज्ञ के पास तो नहीं चली गई जिसके बारे में हम नहीं जानते। ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे इसे ओरिजिनल फैक्ट्री से वापस लाया गया हो। अरे नहीं, ये तो ओरिजिनल से भी ज्यादा परफेक्ट है। रिपेयर का कोई निशान तक नहीं दिख रहा। कुछ ही मिनटों बाद अचानक दूर खड़ी भीड़ से तारीफों की आवाजें आने लगी। उसने कुछ घबराहट में सिर उठाकर भीड़ की ओर देखा। नहीं, यह मटेरियल कुछ ठीक नहीं लग रहा। तुरंत इस मटेरियल का विश्लेषण करो। हमारे पास ऐसा रिपेयर मटेरियल नहीं है। जी डीन। मटेरियल टीम ने तुरंत मशीनें चालू कर दी। मॉड्यूल के रिपेयर किए गए हिस्से का पूरी तरह से स्कैन और विश्लेषण किया जा रहा था। जियांग लिनेक्सुए की सांसें एक बार फिर अटक गईं। डीन, हमारा डेटाबेस दिखा रहा है कि हमारे पास फिलहाल ऐसा कोई मटेरियल नहीं है। क्या डेटाबेस में भी नहीं है? ये तो साल 2026 चल रहा है। दुनिया में अब भी ऐसा मटेरियल मौजूद है जिसके बारे में पता नहीं? जल्दी करो, पावर ऑन करके टेस्ट करो। झाओ देहो अपने दिल की खुशी छिपा नहीं पा रहे थे। बाकी सब लोग भी तेजी से अपनी अपनी जगह पर तैनात हो गए। पावर सिस्टम सेल्फ चेक पूरा हुआ, कोई गड़बड़ी नहीं। इंटरनल लॉजिक यूनिट जांच पूरी हुई, कोई गड़बड़ी नहीं। सर्किट टेस्ट पूरा हुआ, वैल्यू कंट्रोल की जा सकने वाली रेंज में है। बड़ी स्क्रीन पर एक के बाद एक हरी जानकारी पॉप अप हो रही थी। हर आवाज वहां मौजूद हर किसी के दिल पर जोर से वार कर रही थी। एक मॉड्यूल जिसे फिजिकली जला हुआ घोषित कर दिया गया था, उसने सभी सेल्फ चेक प्रक्रियाओं को पास कर लिया। यह विज्ञान के खिलाफ है। जल्दी से प्रिसिशन टेस्ट करो। झाओ देहो लड़खड़ाते हुए कुर्सी पर बैठ गए, मानो उनके शरीर की सारी ताकत चली गई हो। रिपोर्ट डीन, वैल्यू में कुछ गड़बड़ है। शोधकर्ता के शब्दों ने पास खड़ी जियांग लिनेक्सुए की आंखों की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। उसने कसकर अपनी मुठियां भींच ली। उसकी हथेलियों के पसीने से आस्तीनें भीग गई थी। आखिर कोई समस्या आ ही गई, है ना? झाओ देहो भी झटके से कुर्सी से उठ खड़े हुए। क्या हुआ? कोई समस्या है क्या? यह एक बहुत ही एडवांस्ड लिथोग्राफी मशीन का मॉड्यूल लगता है। इसकी वैल्यू हमारे पिछले वाले से 1% ज्यादा है। मुझे शक है कि यह मॉड्यूल हमारा नहीं है, लेकिन आज की दुनिया में ऐसा लेवल हासिल करना मुमकिन नहीं लगता। 1% ज्यादा? झाओ देहो को लगा जैसे उन पर बिजली गिर गई हो। उनकी आंखें चट गई और वो सीधे नीचे गिर पड़े। बाकी सब लोग भी उत्साहित चेहरों के साथ बड़ी स्क्रीन पर चल रहे डेटा को देख रहे थे, लेकिन पास खड़ी जियांग लिनेक्सुए अभी भी हैरानी से सबको घूर रही थी। तो हमारी लिथोग्राफी मशीन का कैलिब्रेशन मॉड्यूल, क्या ये ठीक हो गया है? ठीक हो गया है? तुम उस क्या को हटा दो। ये ठीक हो गया है लिटिल कजुए। ये सिर्फ ठीक नहीं हुआ है, यह एक कामयाबी है। तुमने एक बड़ा कारनामा किया है। उसका दिमाग बिल्कुल खाली हो गया था। उसने हैरानी से अपनी नाक की तरफ इशारा किया। वह अभी भी डर से बाहर नहीं निकल पाई थी। क्या मैंने बड़ा कारनामा किया है? अभी तो डीन कह रहे थे कि मुझे मिलिट्री कोर्ट में पेश किया जाएगा। पलक झपकते ही मैंने बड़ा कारनामा कैसे कर दिया? जियांग लिनेक्सुए, इस बड़ी तकनीकी चुनौती को पार करने में तुम्हारे शानदार प्रदर्शन को देखते हुए मैं इस अकादमी का डीन अब तुम्हें इस रिसर्च टीम का लीडर नियुक्त करता हूँ। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। ड्रैगन साइंस अकादमी में काम कर पाना ही आम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। मैं टीम लीडर बनने के काबिल बिल्कुल नहीं हूँ। क्या ये इस मॉड्यूल को ठीक करने की वजह से है? तो अब उन्हें उस नौजवान की बातों पर यकीन हो गया जो बिल्कुल भरोसे के लायक नहीं लग रहा था। उसने न सिर्फ लिथोग्राफी मशीन का टेम्पलेट ठीक किया, बल्कि 1% की सटीकता को एडजस्ट करने वाली बात भी सच निकली। बताओ टीम लीडर जियांग, बड़े बड़े प्रोफेशनल संस्थानों ने कहा था कि ये ठीक नहीं हो सकता। तुमने इसे किससे ठीक करवाया? किसी मिलिट्री वाले से या किसी जनरल स्टाफ से? ये बहुत बड़ा काम है। मुझे खुद जाकर उनका शुक्रिया अदा करना होगा। मैंने आप लोगों से झूठ नहीं बोला। मैंने सच में इसे एक घरेलू सामान ठीक करने वाली दुकान पर ठीक करवाया है। रिपेयरिंग की दुकान? अरे उनसे तो एक टीवी भी ठीक से नहीं बनता। और ये लिथोग्राफी मशीन है। जियांग लिनेक्सुए, तुम कहीं हमारा मजाक तो नहीं उड़ा रही? तुम्हारा ये मजाक बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मैं सच में मजाक नहीं कर रही। उस वक्त मेरे पास कोई और चारा नहीं था।
इसलिए मैं उस दुकान पर गई क्योंकि उनके दरवाजे पर लगा बोर्ड बहुत ही दिलचस्प था। बोर्ड? कैसा बोर्ड? ऊपर अंतरिक्ष यान और स्पेस स्टेशन की मरम्मत होती है, नीचे एयरक्राफ्ट करियर और न्यूक्लियर सबमरीन की। जिस भी चीज में बिजली जाती है उसे ठीक किया जा सकता है। ये सुनते ही पूरी लैब में सन्नाटा छा गया। फिर मैं अंदर चली गई। उस दुकान के मालिक ने सोल्डरिंग आयरन और एक हॉट एयर गन का इस्तेमाल किया और एक एग बीटर से मॉड्यूल को ठीक कर दिया। आखिर में उसने मुझसे 800 रुपए लिए। सबका रिएक्शन देखकर मेरी आवाज भी धीरे धीरे धीमी पड़ गई और उस वक्त जब सबने जियांग लिनशिए की तरफ देखा तो उनकी आंखों में हैरानी और अविश्वास भरा था। एग बीटर से लिथोग्राफी मशीन ठीक करना, ये क्या बात हुई? अगर सच में उसके पास ऐसी तकनीक है तो पूरी दुनिया उसके लिए लड़ मरेगी। ये देखकर जो देहो फौरन एक कदम आगे बढ़े और सब पर चिल्लाए, इस बात को अभी के लिए टॉप सीक्रेट रखा जाएगा। अगर किसी ने इसे बाहर फैलाया तो उस पर जासूसी का मुकदमा चलेगा। प्रोजेक्ट टीम, अब फौरन नए सटीकता के हिसाब से चिप्स का एक बैच तैयार करो। मुझे जल्द से जल्द इसका नतीजा चाहिए। ये कहने के बाद जो देहो ने उसे हाथ हिलाकर बुलाया, शिवे तुम अभी रुको। तुम्हें उस दुकान का पता याद है? हाँ याद है। ठीक है, तो तुम मुझे वहाँ ले चलो। मैं उस मालिक से मिलना चाहता हूँ। तुम बाहर मेरा इंतजार करना, मैं एक चीज लेकर आता हूँ। अगर वो मालिक इस चीज को ठीक कर पाया तो वो जो भी मांगेगा मैं जो देहो उसे दूंगा। कुछ मिनटों के बाद जो देहो भागते हुए आए, लेकिन जब उसने जो देहो के हाथों में रखी चीज देखी तो उसका दिल दहल गया। ये तो नांदो 3 ग्लोबल सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम की चिप है। कहीं डीन उस मालिक से इसे ठीक करवाने वाले हैं? क्या ये ठीक हो सकता है? थोड़ी देर बाद वो दोनों गाड़ी से मेरी दुकान पर आ गए। अंदर आते ही उन्होंने बड़े अपनेपन से मुझे नमस्ते किया। मालिक, बहुत दिनों बाद दिखी। अरे इस बार किसी को साथ भी लाई हो? मुझसे झगड़ा करने आए हो क्या? नहीं मालिक, आप गलत मत समझिए। आपने जो चीज ठीक की थी उसमें कोई खराबी नहीं है। ये मेरे एक बड़े हैं, उन्होंने सुना है कि आपके हाथ में बहुत हुनर है और वो भी चाहते हैं कि आप उनकी एक चीज देख लें। जब पता चला कि वो झगड़ा करने नहीं आए हैं तो मैंने राहत की सांस ली। चूंकि तुम दोबारा आए हो तो तुम्हारा मान रख लेता हूँ। निकालो, क्या चीज है? देखता हूँ कि क्या मामला है। और जो देहो जब से दरवाजे से अंदर आए दुकान के माहौल का जायजा ले रहे थे। ये जगह उनकी कल्पना से भी ज्यादा खस्ताहाल थी। उन्होंने सोचा था कि जो जगह लिथोग्राफी मशीन की मरम्मत कर सकती है वहाँ कम से कम कुछ पेशेवर उपकरण तो होंगे ही। लेकिन यहाँ न केवल कोई पेशेवर उपकरण नहीं थे बल्कि यह आम मरम्मत की दुकानों से भी कहीं ज्यादा टूटी फूटी थी। मेरी बात सुनकर जो देहो ने भी अपने हाथ में पकड़ा बक्सा खोला। मालिक जरा देखिए, क्या ये ठीक हो सकता है? मैंने दिखावा करते हुए चिप उठाई और उसकी जांच करने लगा। असल में मैं मन ही मन पागलों की तरह सिस्टम को पुकार रहा था। सिस्टम, जल्दी स्कैन करो। मरम्मत की जा सकने वाली वस्तु का पता चला। नांदो नंबर 3 सैटेलाइट नेविगेशन चिप, मिलिट्री एनक्रिप्टेड वर्जन, नुकसान की डिग्री 92%, मुख्य लॉजिक गेट जंक्शन ओवरलोड, डेटा बफर फेल। हम मिलिट्री का है। दरवाजे में घुसते ही मुझे पता चल गया था कि यह बूढ़ा आदमी कोई मामूली इंसान नहीं है, पर यह नहीं सोचा था कि यह असल में मिलिट्री से होगा। लगता है कि ऊपर वालों की नजर मुझ पर पड़ गई है। छोटे भाई, ये चिप, ये तो नांदो सैटेलाइट की नेविगेशन चिप है ना? इसका मेन लॉजिक गेट उड़ गया है और साथ में डेटा बफर एरिया भी खत्म हो गया है। लगता है अचानक से आए तेज पावर सर्ज ने ये किया है। आप लोगों के सुरक्षा उपाय कुछ खास अच्छे नहीं हैं। मेरे इतना कहते ही पूरी मरम्मत की दुकान में पल भर में सन्नाटा छा गया। जो देहो की उन अनुभवी आंखों में पहली बार घोर आश्चर्य का भाव दिखाई दिया। लगता है इस लड़के में कुछ तो बात है। तो मालिक, क्या आप इसे यहाँ ठीक कर सकते हैं? ठीक तो हो जाएगा, पर पैसे? इसके बाद मैंने अपनी 5 उंगलियां उठाई और जो देहो की आंखों के सामने हिलाई। ये देखकर जो देहो मन ही मन खुशी से पागल हो गए। 5 लाख? 5 लाख तो क्या, 5 करोड़ भी देना पड़े तो भी यह सौदा फायदे का है। ठीक है, कोड स्कैन करेंगे या कैश देंगे? नहीं नहीं नहीं, 5 लाख नहीं, 500 रुपये। क्या 500 रुपये? 500 रुपये में तो चिप रखने वाला डिब्बा भी नहीं आएगा। ये कीमत तो देश की सबसे उन्नत टेक्नोलॉजी का अपमान है।
करवाना है तो करवाओ, नहीं तो रहने दो। तुम रिसर्च करने वाले लोगों का पैसा बहुत आसानी से मिल जाता है, बस 500 रुपये। एक पैसा भी ज्यादा लिया तो मैं इसे नहीं बनाऊंगा। ठीक है मालिक, हम करवाएंगे। उन्होंने जल्दी से अपना फोन निकाला, पेमेंट कोड पर निशाना साधा और स्कैन कर दिया। जो देहो इस समय निशब्द थे। वो अपनी आंखों के सामने देख रहे थे कि कैसे देश के लिए एक बेहद जरूरी टॉप लेवल चिप का काम एक नौजवान ने सिर्फ 500 रुपये में ले लिया था। अगर यह एक पुराने ग्राहक का मामला न होता तो मैं ये काम लेता भी नहीं। तुम्हें क्या लगता है मुझे इन 500 रुपये की जरूरत है? बड़ी मजेदार बात है, लेकिन जो देहो का चेहरा देखते ही देखते गुस्से से लाल हो गया। तुम इसे मामूली काम कहते हो? ये पूरे नांदोउ सैटेलाइट का सबसे मुख्य हिस्सा है। यह आदमी अभी थोड़ी देर पहले तो कितना गंभीर था, पलक झपकते ही यह इतना बचकाना कैसे हो गया? डायरेक्टर, आप चिंता न करें, यह मालिक है ही ऐसे। जिन लोगों में ज्यादा हुनर होता है उनका मिजाज भी अजीब होता है। मैंने जो देहो के गुस्से से तमतमाए चेहरे की परवाह नहीं की और एक कोने में मुड़ गया। फिर मैंने एक और छोटा बक्सा निकाला। बक्सा खुला, जो देहो का दिल तो जैसे हलक में आ गया। एक पुरानी हाथ वाली ड्रिल, पता नहीं किस डेंटिस्ट के क्लिनिक से उठाई हुई, और एक हाथ से चलने वाली कॉफी मशीन जैसी चीज है। इन सबको मिलाकर किसी कबाड़ी वाले को बेचने पर भी 5 रुपये से ज्यादा ही मिलेंगे। जो देहो अब और बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने कांपते हुए हाथों से उस कबाड़ के ढेर की ओर इशारा किया और कांपती हुई आवाज में कहा, मालिक, आप कहीं इन चीजों से मेरी चिप ठीक तो नहीं करने वाले हैं? क्या तुम्हें मेरे औजार पसंद नहीं आए? तो फिर इसे वापस ले जाओ और खुद ही इस पर रिसर्च कर लो। मेरी यह छोटी सी मरम्मत की दुकान आप जैसे बड़े लोगों के लायक नहीं है। मुझे तुरंत गुस्सा आ गया। मैंने सीधे औजार फेंके और कुर्सी पर बैठ गया। ठीक कर दीजिए मालिक, हम ठीक करवाएंगे। देखिए, हमने पैसे भी दे दिए हैं। ये देखकर वह जल्दी से सुलह कराने लगी। जो देहो का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था, लेकिन जियांग लिनेक्सुए ने उसे जबरदस्ती शांत करा दिया। मैंने जो देहो की तरफ एक नजर डाली, फिर मैंने धीरे धीरे क्लैंप को चिप पर लगा दिया। उसी समय जियांग लिनेक्सुए ने बड़ी कुशलता से मेरा खास मैग्नीफाइंग ग्लास उठाया। मैग्नीफाइंग ग्लास के जरिए जो देहो और जियांग लिनेक्सुए ने एक अविश्वसनीय नजारा देखा। ये क्या तकनीक है? तुम तो चिप के बाल सीधे कर रहे हो। जो देहो के रोंगटे खड़े हो गए। उसे लगा कि इतने सालों की उसकी वैज्ञानिक रिसर्च बेकार चली गई। अगर बालों का क्लैंप चिप ठीक कर सकता है तो फिर मैंने इतनी सारी चीजें सीखी, उसका क्या मतलब? अगर ये पहले पता होता तो मैं खुद सुपरमार्केट जाकर 20 रुपये में एक क्लैंप खरीद लेता। 500 रुपये भी बच जाते। जियांगसुए, क्या तुम्हें यकीन है कि उसने लिथोग्राफी मशीन ऐसे ही ठीक की थी? ये तो बस बच्चों को बहलाने जैसा है। किसी भी एंगल से यह चीजें ठीक करने जैसा नहीं लग रहा है। हाँ डीन, आप वो पाउडर देखिए। इस तकनीक को अल्ट्रासोनिक एटमाइजेशन सस्पेंशन कहते हैं। अल्ट्रासोनिक एटमाइजेशन सस्पेंशन, ये कैसी तकनीक है? क्या ये किताबों में है? मैंने उन दोनों पर ध्यान नहीं दिया और डेंटिस्ट वाली हैंड ड्रिल उठा ली। पाउडर लगाकर चिप के टूटे हुए हिस्सों की मरम्मत की। ये पूरी प्रक्रिया लिथोग्राफी मशीन के मॉड्यूल को ठीक करने जैसी ही थी, बस मटेरियल बहुत अलग थे। नंगी आंखों से न दिखने वाली बिजली की चिंगारियां सुई की नोक से चिप के सर्किट पर कूद रही थी और हर धसी हुई जगह को सटीकता से ठीक कर रही थी। ये तो हाथ से राक्षस फाड़ने से भी ज्यादा अजीब है। ठीक है, हो गया, बस हो गया। ये तो नांदोउ सैटेलाइट नेविगेशन की चिप है। तुम्हें इसे ठीक करने में कितना कम समय लगा? अगर इसे किसी पेशेवर संस्था में भी दिया जाता तो भी उन्हें कोई समाधान निकालने में कई महीने लग जाते। तो और क्या मैं ढोल नगाड़े बजाऊं, रिबन काटूं और फिर तुम्हारे लीडर से कुछ शब्द कहने को कहूं? जो देहो को अब सच में गाली देने का मन कर रहा था। ये लड़का काफी काबिल है, बस इसकी जबान बहुत जहरीली है। उसके एक ही वाक्य से उनका दम घुटने लगा था। मुझे लापरवाही से सारे औजार बक्से में फेंकते हुए देखकर वो बेपरवाह अंदाज बिल्कुल वैसा था जैसे कोई खराब चावल कुकर ठीक कर रहा हो। एक अजीब सी बेतुकी भावना जो देहो के पूरे शरीर में फैल गई। मैं जरूर पागल हो गया हूँ, या फिर मैं कोई सपना देख रहा हूँ। ये कैसे हो सकता है? जो देहो का चेहरा तुरंत लाल हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें सांस लेने में भी तकलीफ हो रही हो। डीन, आप ठीक तो हैं? अरे, मैं तो बस तुम्हारे लिए एक चीज ठीक कर रहा हूँ। तुम यहाँ मर मत जाना। मुझे अभी भी इस छोटी सी दुकान से अपना गुजारा करना है। नहीं, मैं ठीक हूँ।
जो देहो ने खुद को शांत करने की बहुत कोशिश की। डीन, आपको इसकी आदत डालनी होगी। यह मालिक का काम करने का सामान्य तरीका है। सामान्य तरीका? जियागसुए, क्या तुम जानती हो कि उसकी इस पूरी प्रक्रिया ने मुझे कितना बड़ा झटका दिया है? हमारी पूरी ड्रैगन साइंस अकादमी के सैकड़ों विशेषज्ञों ने अपनी पूरी जान लगा दी, फिर भी इस समस्या को हल नहीं कर पाए। उसे कुछ टूटे फूटे डेंटल ड्रिल और बाल सीधा करने वाले चिमटे से ही ठीक कर दिया। बूढ़े अंकल, मैंने तुम्हारी चीज ठीक कर दी है। और हाँ, तुम्हारा वो लीप एल्गोरिथम थोड़ा साधारण था, मैंने उसे थोड़ा बेहतर कर दिया है। और वो जो निचली परत में क्रिस्टल लैटिस की संख्या है, वो भी काफी नहीं थी और उनकी जमावट में भी दिक्कत थी। उसे भी मैंने तुम्हारे लिए ठीक कर दिया है। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल था। जो देहो को ठीक होते देखकर मैंने एक लंबी सांस छोड़ी और कहा, मैं तो जो देहो से 200 युआन और मांगने वाला था, लेकिन अभी अभी जिस तरह वो बेहोश होने वाले थे, उसे देखकर मैंने सोचा रहने ही देता हूँ। कहीं ऐसा न हो कि बूढ़े अंकल यहीं निपट जाएं। क्या इतने कम समय में? तुमने न सिर्फ चिप को ठीक कर दिया, बल्कि एल्गोरिथम को भी बेहतर बना दिया और क्रिस्टल लैटिस की जमावट को भी फिर से ठीक कर दिया। क्या ये कोई इंसान कर सकता है? ठीक है, चिप वापस ले जाओ। इस बार मैं तुमसे और पैसे नहीं लूंगा। तुम्हारी तो चांदी हो गई। अब लीप फ्रीक्वेंसी और भी स्थिर हो जानी चाहिए। सैद्धांतिक रूप से टाइमिंग की गलती 10 से 100 गुना तक कम हो सकती है। असल में कितनी, ये मैं ठीक नहीं बता सकता। तुम लोग खुद इसे वापस ले जाकर जांच लो। जो देहो और बर्दाश्त नहीं कर सके। उनकी आंखें फटी की फटी रह गई और उनके पैर कांपने लगे और वो सीधे जमीन पर ढेर हो गए। दूसरी तरफ ड्रैगन साइंस एकेडमी की नंबर 1 क्लीन रूम लैब में लोगों की परछाइयां एक दूसरे से गुजर रही थी। हर किसी का चेहरा गंभीर था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जंग लड़ी जा रही हो। फोटोरेसिस्ट कोटिंग की समानता की जांच पूरी हुई। गलती स्वीकार्य सीमा के अंदर है। फोटोमास्क कैलिब्रेशन जारी है। लक्ष्य की सटीकता में 1% की वृद्धि। अलाइनमेंट पैरामीटर्स की फिर से गणना हो रही है। वैक्यूम चेंबर का दबाव स्थिर है, निर्धारित मान तक पहुंच गया है। एक के बाद एक रिपोर्ट की आवाजें गूंज रही थी और उन आवाजों में हड़बड़ी भरी हुई थी। चीफ इंजीनियर हे जेहिंग बड़ी स्क्रीन को घूर रहे थे और अपने ईयरपीस से लगातार आ रही आवाजों को सुन रहे थे। प्रतिशत की बढ़ोतरी, ये सबसे अजीब प्रयोग था। बस एक बार इसके होने की पुष्टि हो जाए तो आज के बाद से चीन फोटोलिथोग्राफी मशीन की सटीकता के मामले में विदेशी देशों को मीलों पीछे छोड़ देगा। एक मरम्मत की दुकान से ठीक होकर आई चीज, उन्हें अब भी इस पर यकीन नहीं हो रहा था। एक्सपोजर प्रक्रिया शुरू करो, हे जेहिंग ने इंटरकॉम पर आखिरी आदेश दिया। उसके बाद एक हल्की सी गड़गड़ाहट हुई। फोटोलिथोग्राफी मशीन चलने लगी। सबने अपनी सांसें रोक ली। कामयाबी या नाकामी, सब इसी पर टिका था। डेटा बड़ी स्क्रीन पर तेजी से घूम रहा था। हर एक अक्षर ऐसा लग रहा था जैसे हर किसी का दिल जोर जोर से धड़क रहा हो। एक्सपोजर पूरा हुआ। डेवलपमेंट साफ, बेकिंग, हर कदम बिल्कुल किताब के हिसाब से सटीक था। जब वो वेफर, जिस पर अनगिनत लोगों की उम्मीदें टिकी थीं, रोबोटिक हाथ से जांच की मेज पर भेजा गया तो हे जेहिंग का दिल लगभग धड़कना बंद हो गया था। जांच का नतीजा एकदम सही। सभी यूनिट के पैरामीटर सामान्य हैं। ढांचा सही सलामत है। असली सटीकता में 1.2% का सुधार हुआ है। पूरी लैब में पल भर में सन्नाटा छा गया। सब लोग ऐसे जम गए जैसे लकड़ी के पुतले हों। हम कामयाब हो गए। हे भगवान, मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा। सब जोर जोर से हंसने लगे, लेकिन उनकी आंखों से झरनों की तरह आंसू बह रहे थे। हे जेहिंग बड़ी स्क्रीन पर लिखे उस 1.2% को घूरते रहे। उनका शरीर बेकाबू होकर कांप रहा था। इतने साल पढ़ाई करने के बाद उन्होंने जो कुछ भी सीखा था, उसे एक घरेलू उपकरण ठीक करने वाले ने पूरी तरह से तोड़कर रख दिया था। उसी समय चीन के उच्च अधिकारियों के मीटिंग रूम में माहौल कुछ गंभीर था। 10 मीटर से भी लंबी मीटिंग की मेज लोगों से भरी हुई थी। ये सभी लोग चीन के मौजूदा सबसे प्रभावशाली वैज्ञानिक थे। सब लोग जो देहो की रिपोर्ट सुन रहे थे। आप सबने देख लिया होगा। अपने अपने विचार बताइए। सोंग मिंगयुआन ने मेज थपथपाते हुए कहा। उनकी आवाज में थोड़ी नाराजगी थी। सभी लोगों की मेज पर ड्रैगन विज्ञान अकादमी के 7वें अनुसंधान संस्थान की एक ताजा रिपोर्ट रखी हुई थी। इसमें कहने को क्या है? जो देहो तो बस बकवास कर रहा है। C7 लिथोग्राफी मशीन का कैलिब्रेशन मॉड्यूल, वो तो सबसे जरूरी हिस्सा है। पूरी दुनिया में भी ऐसे देश उंगलियों पर गिने जा सकते हैं जो इसे ठीक कर सकते हैं। और उसने क्या किया? लिथोग्राफी मॉड्यूल को ठीक करने के लिए एक घरेलू उपकरण मैकेनिक को दे दिया।
उसने लिथोग्राफी मशीन को सच में टेलीविजन समझ लिया है। यान लाओ गुस्से में उठ खड़े हुए। उनके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। मैं यान लाओ की बात से सहमत हूँ। रिपोर्ट में क्या लिखा है? पुश्तैनी कला, कोई आम माहिर। उसे क्या लगता है वो कोई मार्शल आर्ट्स का उपन्यास लिख रहा है? मुझे लगता है कि जो देहो पर बहुत ज्यादा दबाव है, इसलिए उसे वहम हो रहा है। पश्चिमी देशों ने हमें इतने सालों से दबाकर रखा है। मैं समझ सकता हूँ कि हर कोई परेशान है, लेकिन ऐसे समय में हमें और भी ज्यादा शांत दिमाग से काम लेना चाहिए। जो देहो झूठी रिपोर्ट दे रहा है। ये सिर्फ काम में लापरवाही नहीं है, बल्कि अनुशासन का गंभीर उल्लंघन है। मीटिंग रूम का माहौल और भी तनावपूर्ण हो गया। लगभग सभी की राय एक जैसी थी। सोंग मिंग्युआन सबकी बातें सुन रहे थे और उनकी चिंता और बढ़ गई थी। वो जानते थे कि जो देहो एक बहुत ही गंभीर वैज्ञानिक है। वो कभी भी बिना सोचे समझे कुछ नहीं कहेगा। अनुसंधान के क्षेत्र में डायरेक्टर जो देहो का योगदान हम सब ने देखा है। शायद इस मामले में कोई और बात हो सकती है। इसमें और क्या अजीब हो सकता है? मुझे लगता है कि सबसे अजीब बात तो ये रिपोर्ट ही है। मेरे हिसाब से हमें तुरंत रोक लगा देनी चाहिए। 7वें अनुसंधान संस्थान के सभी रिसर्च प्रोजेक्ट्स पर और जांच के लिए एक टीम भेजनी चाहिए। मैं भी सहमत हूँ। सोंग मिंग्युआन ने सभी को गुस्से में देखा। उन्होंने एक आह भरी, इस बार तुम मुसीबत में पड़ गए जो देहो। तभी मीटिंग रूम के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। दरवाजे पर खड़ी सेक्रेटरी का चेहरा घबराहट से लाल था। मंत्री सोंग, 7वें अनुसंधान संस्थान से एक और जरूरी रिपोर्ट आई है। हम फिर से जो देहो। ये कभी रुकेगा भी या नहीं? क्या अगली रिपोर्ट में वो ये कहेगा कि उसने कोई उड़न तश्तरी बना ली है? यान लाओ ने ठंडी सांस भरी। उनका चेहरा और भी ज्यादा बिगड़ गया। रिपोर्ट के अनुसार 7वें अनुसंधान संस्थान ने अभी एक नई तरह की चिप विकसित की है जो बिल्कुल नए स्केलिंग मानक का उपयोग करती है। यह नया मानक कितना नया है? रिपोर्ट के अनुसार ये हमारी पिछली सटीकता से 1% ज्यादा है। ये बात सुनते ही पूरे मीटिंग रूम में सन्नाटा छा गया और फिर अचानक माहौल में खलबली मच गई। 1%? इसका क्या मतलब है? जल्दी करो, रिपोर्ट मुझे दो। यान लाओ तेजी से आगे बढ़े और सीधे रिपोर्ट छीन ली। उन्होंने उसे कुछ देर ध्यान से देखा और फिर उनका पूरा शरीर बेकाबू होकर कांपने लगा। क्या हुआ यान लाओ, आप ठीक तो हैं? ये डेटा बिल्कुल सही है, लेकिन ये कैसे हो सकता है? इंसान झूठ बोल सकता है, लेकिन डेटा नहीं। वह इतने सालों से वैज्ञानिक अनुसंधान में है। कौन सा डेटा गलत है वो एक नजर में बता सकते हैं, लेकिन इस रिपोर्ट का डेटा पूरी तरह से सच है। मैंने कहा था ना, जो देहो इतने सालों से डायरेक्टर हैं, वो कभी नियमों के खिलाफ नहीं जाएंगे। लेकिन यह मामला बहुत अजीब है। क्या ये हो सकता है कि यह उनके पिछले किसी बस शिखर पर पहुंच ही गया था और फिर संयोग से एक सफलता मिल गई? संयोग? सिर्फ 1% का अंतर है। आप इसे सहयोग कहते हैं? सोंग मिंग्युआन ने लोगों की बहस पर ध्यान नहीं दिया। उसने जल्दी से वो रिपोर्ट ली और उसे ध्यान से देखने लगा। कुछ देर बाद उसकी नजर 1.2% के ब्रेक थ्रू पॉइंट पर पड़ी और बिल्कुल नई चिप पर बार बार टिक रही थी। देवियों और सज्जनों, इस रिपोर्ट के आंकड़ों पर कोई शक नहीं किया जा सकता। इसका मतलब ये भी है कि जो देहो की रिपोर्ट झूठी नहीं हो सकती। लेकिन अब समस्या इस मरम्मत की दुकान पर आ गई है। सोंग मिंग्युआन ने एक गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर हैरानी के भाव थे, लेकिन उससे ज्यादा हैरानी थी। घरेलू उपकरणों की मरम्मत करने वाला कोई माहिर या कोई पुश्तैनी कारीगर? ये शब्द तो बहुत सामान्य लग रहे थे, लेकिन एक घरेलू उपकरणों की मरम्मत करने वाला लिथोग्राफी मशीन कैसे ठीक कर सकता है? सबसे जरूरी बात यह है कि उसने उसे ठीक भी कर दिया। मंत्री सोंग, मुझे क्यों लग रहा है कि यह सच नहीं है? वो एक लिथोग्राफी मशीन का मॉड्यूल है। वो भला एक घरेलू उपकरणों की मरम्मत की दुकान से कैसे आ सकता है? लिथोग्राफी मशीन का मॉड्यूल, वो तो सबसे जरूरी हिस्सा होता है। पूरी दुनिया में गिने चुने देश ही इसे ठीक कर सकते हैं। शायद डीन जो लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। हो सकता है कि वो घरेलू उपकरणों की मरम्मत की दुकान डीन जो का कोई गुप्त अड्डा हो, या फिर डीन जो किसी सच्चाई को छिपा रहे हैं। एक एक करके सभी शिक्षाविदों के माथे पर बल पड़ गए। मीटिंग रूम में अचानक फिर से शोर होने लगा। चिप के नतीजों ने उन्हें हैरान कर दिया था, लेकिन वे जितना हैरान थे, इस घरेलू उपकरणों की मरम्मत की दुकान के बारे में उनकी उत्सुकता उतनी ही बढ़ रही थी। इस घरेलू उपकरणों की मरम्मत की दुकान के बारे में हमें जरूर पता लगाना होगा। ऐसा करो जियाओली, तुम मेरे लिए कुछ लोगों का इंतजाम करो और इस मरम्मत की दुकान को ढूंढो। मालिक, देखो तो जरा, क्या ये चीज ठीक हो सकती है? उनमें से एक आदमी ने एक छोटी सी चीज काउंटर पर रखी।
वो चीज चौकोर थी और उसकी कोई खास पैकिंग नहीं थी। यह क्या चीज है? पुराना MP3 प्लेयर या फिर पुराना पावर बैंक? हाँ, यह एक पुराना म्यूजिक प्लेयर है। मालिक, क्या आप इसे ठीक कर सकते हैं? म्यूजिक प्लेयर? तुम्हारे घर का म्यूजिक प्लेयर ऐसा दिखता है क्या? तुम लोग मुझे बेवकूफ समझ रहे हो। जैसे ही ये दोनों भाई दरवाजे से अंदर आए, मैंने उनके शरीर पर मौजूद बिजली से चलने वाली सभी चीजों को अपनी नजरों में कैद कर लिया था। मेरे सामने रखी यह चीज ब्लैक पिजन मिलिट्री ग्रेड एनक्रिप्टर है। खराबी की वजह है गलत तरीके से बिजली बंद होने के कारण सिक्योरिटी लॉक लग जाना। ये दोनों वाकई में कुछ ठीक करवाने नहीं आए हैं, बल्कि मेरी जांच पड़ताल करने आए हैं। ये चीज देखने में काफी पुरानी लग रही है। इसे ठीक करने में थोड़ी मुश्किल होगी। इस तरह की पुरानी चीजें कारीगरी की सबसे बड़ी परीक्षा लेती हैं। कई बार ऐसा नहीं होता कि इसमें कोई खराबी आ गई है, बल्कि यह नखरे करने लगती है। मैंने सुनने वाले डिवाइस को अपने हाथ में तौला। दोनों ने एक दूसरे को देखा। मेरे इस तरह रहस्यमयी ढंग से काम करने के तरीके को लेकर वे साफ तौर पर थोड़े बेसब्र हो रहे थे। इस बार मैंने अंडा फेंटने वाली मशीन तक नहीं निकाली। मैंने बस अपनी उंगलियों से सुनने वाले डिवाइस पर कुछ बार थपथपाया। आवाज लयबद्ध और धीमी थी। देखने में तो ये सिर्फ एक मामूली थपथपाहट लग रही थी, लेकिन वहाँ मौजूद दोनों लोगों के पसीने छूट गए थे। वो इमरजेंसी सीक्वेंस रिऑर्गेनाइजेशन कोड डाल रहा है। मैंने सुना, यह एक राष्ट्रीय स्तर का सुनने वाला डिवाइस है। इस तरह का सीक्वेंस रिऑर्गेनाइजेशन बिना किसी को पता चले अंदर के सेंसर को नष्ट करने के लिए होता है। लेकिन एक घरेलू उपकरणों की मरम्मत करने वाला मालिक कैसे जानता है कि ऐसा करने से यह ठीक हो जाएगा? जब उन दोनों के मन में विचारों का तूफान उठ रहा था, मेरे हाथ में मौजूद सुनने वाले डिवाइस की लाल बत्ती जलने बुझने लगी। हो गया, काम बन गया। मैंने कहा था ना, इस तरह की चीजों को बस सबक सिखाने की जरूरत होती है। 20 रुपये स्कैन करोगे या कैश दोगे? मैंने हाथ में पकड़ा सुनने वाला डिवाइस सीधे मेज पर फेंक दिया और उन दोनों की तरफ 2 उंगलियां दिखाई। दोनों भाई पूरी तरह से चौंक गए। तुम्हें ये कैसे पता चला? क्या? मैंने बताया तो था, ये खानदानी हुनर है। मेरे दादाजी इसी कमाल के हुनर के दम पर गांव के ट्रैक्टर की कब्ज ठीक किया करते थे। खैर, वो सब छोड़ो। दोनों साहब, आप लोगों ने मुझे ये जासूसी डिवाइस दिया और कहा कि यह एक MP3 है। ये तो ठीक बात नहीं है ना? अगर मैं सच में इस जासूसी डिवाइस को म्यूजिक प्लेयर समझकर खोल देता और यह टूट जाता, तो गलती किसकी होती? ये सुनकर दोनों के बाल तुरंत खड़े हो गए। उनके शरीर में जैसे बिजली का झटका लगा हो। उन्हें लगा था कि यह नौजवान कुछ नहीं जानता, लेकिन नतीजा वो तो हमारे अंदर आते ही सब समझ गया था। हम दोनों भाइयों के पसीने छूट रहे थे और उनके चेहरे एक दूसरे से ज्यादा लाल हो रहे थे। ठीक है, बकवास बंद करो। 20 रुपये जल्दी से ट्रांसफर करो। तुम दोनों पैसे देने से मुकरने की सोचना भी मत। मेरे यहाँ सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है। दे रहे हैं, हम दे रहे हैं। दोनों भाइयों ने जल्दी सिर हिलाया। उन्होंने तुरंत अपना फोन निकाला और जल्दी से 20 रुपये स्कैन करके भेज दिए। ठीक है, तुम दोनों को और कोई काम है क्या? ठीक हो गया है, अब तक गए नहीं? मैंने पेमेंट कंफर्मेशन पर एक नजर डाली। फिर मैंने अजीब तरह से उन दोनों को देखा। जाओ, फौरन जाओ। दोनों ने जासूसी डिवाइस उठाया और किसी तरह जान बचाकर छोटी दुकान से भाग गए। यो, मैं भी कोई कम नहीं हूँ। लेकिन दुकान से थोड़ी ही दूर जाकर दोनों भाई कार में बैठ गए। वे हांफते हुए जोर जोर से सांस ले रहे थे। मिनिस्टर सॉन्ग, हम बोल रहे हैं। क्या हाल है? क्या वो रिपेयर की दुकान सच में है? मिल तो गई है और दुकान भी सच में है। बस वो आदमी थोड़ा अजीब है, हमारी सोच से भी ज्यादा अजीब। हम अंदर घुसते ही उसके जाल में फंस गए। उसने न सिर्फ ये पहचान लिया कि हम क्या ठीक करवाना चाहते हैं, बल्कि उसे एनक्रिप्टेड अनलॉक करने का तरीका भी पता था। ये कैसे हो सकता है? वो जासूसी डिवाइस तो हाई लेवल का है। उसे तो बनाते समय अलग अलग देशों के जासूसों का सामना करने के लिए डिजाइन किया गया था। तुम मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे? मिनिस्टर सॉन्ग, मेरी हर बात सच है। वो रिपेयर वाला सच में बहुत अजीब है। अभी इतनी जल्दी सब कुछ समझाना मुश्किल है। ठीक है, तुम दोनों पहले वापस आ जाओ। जी। अस्पताल के अंदर कीटाणुनाशक की गंध जो देहो की नाक में भर गई थी। हॉट मॉनिटर से एक लय में धीमी आवाज आ रही थी। डायरेक्टर साहब, आप जाग गए? चिप, हमारी चिप कहाँ है? चिप यही है। जल्दी से छोटा बक्सा लाया गया। जो देहो ने जल्दी से अंदर सुरक्षित रखी चिप पर एक नजर डाली।
तब जाकर उसकी अटकी हुई सांस वापस आई। मुझे अस्पताल से छुट्टी चाहिए। डायरेक्टर साहब, डॉक्टर ने कहा है कि आपकी हालत अभी अस्पताल से छुट्टी लेने लायक नहीं है। आपको आराम करने की जरूरत है। नहीं, ये बहुत जरूरी समय है। मुझे अस्पताल से छुट्टी लेनी ही होगी। जो देहो जिद करते हुए उठने की कोशिश करने लगा। उसने जल्दी से अपने कपड़े बदले और नांदोज सैटेलाइट की चिप को कसकर सीने से लगा लिया। कभी यह एक कबाड़ जैसी चीज थी, लेकिन अब यह उसकी जान से भी प्यारी चीज थी। गाड़ी निकालो, फौरन वापस चलना है। जल्द ही 7वें रिसर्च इंस्टीट्यूट की इमारत नजदीक आ गई। गाड़ी कई सुरक्षा जांचों से गुजरकर ऑफिस की इमारत के दरवाजे पर आकर रुकी। गाड़ी अभी अभी रुकी ही थी। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। क्या हुआ? कोई गड़बड़ है क्या? डीन, सेंट्रल सिस्टम से लोग आए हैं। वे अभी लैब में हैं। चलो चलकर देखते हैं। सेंट्रल सिस्टम। वे अचानक 7वें रिसर्च इंस्टीट्यूट में क्यों आ गए? लगता है किसी चीज की जांच करने आए हैं। हमारी लिथोग्राफी मशीन से जो नई सटीकता वाली चिप बनाई गई है, उसकी 1% की सटीकता के बारे में। उन्हें इस पर यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए वे खुद जांच करने आए हैं। तुमने क्या कहा? 1% वाली चिप बन गई है? ये सुनकर डीन झाओ की तो आंखें फटी की फटी रह गईं। हाँ, वो बन गई है। आपके और ग्रुप लीडर जियांग के जाने के कुछ ही देर बाद ये काम पूरा हो गया था। बहुत बढ़िया। पर उनसे रिपोर्ट जमा करने के लिए किसने कहा? आमतौर पर रिपोर्ट तभी जमा की जाती है जब सब कुछ 100% पक्का हो। ये चिप अभी अभी तो बनी है और इतनी जल्दबाजी में सेंट्रल सिस्टम को रिपोर्ट भेज दी गई। अगर आखिरी समय में कोई गड़बड़ हो गई तो यह वैज्ञानिक डेटा की झूठी रिपोर्टिंग मानी जाएगी। ये सैन्य खुफिया जानकारी की झूठी रिपोर्टिंग के बराबर का जुर्म है। ये तो अपने लिए मुसीबत मोल लेना हुआ ना। ठीक है, तुम फौरन प्रोजेक्ट के उन सभी लोगों को बुलाओ जो नई चिप के डेवलपमेंट में शामिल थे। उन सबको लैब में इकट्ठा होने के लिए कहो। इतना कहकर डीन झाओ मुड़े और लैब की ओर दौड़ पड़े। एक बड़ी सी क्लीन रूम लैब के अंदर लोगों का एक समूह खड़ा था। वे लिथोग्राफी मशीन के चारों ओर खड़े होकर उस पर उंगली से इशारा कर रहे थे। उनका नेतृत्व सेंट्रल सिस्टम के एल्डेयान कर रहे थे। कैलिब्रेशन मॉड्यूल के फीडबैक लूप को उसकी GCR तक ऑप्टिमाइज किया गया है और ऑप्टिकल पाथ के कंपनसेशन रास्ते को भी फिर से डिजाइन किया गया है। ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं है, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सभी ऑप्टिमाइजेशन मौजूदा ढांचे के भीतर ही किए गए हैं, बिना किसी बेसिक प्रोटोकॉल को तोड़े। ये कैसे मुमकिन है? डीन झाओ, क्या आप हमें बता सकते हैं कि आपकी लैब में आखिर चल क्या रहा है? लिथोग्राफी मशीन की तो बात ही छोड़ दीजिए, जरा अपनी इस चिप के बारे में बताइए। इसका स्ट्रक्चर ऐसा क्यों है? ये सुनकर डीन झाओ के दिमाग में जो भी औपचारिक बातें थी वे पल भर में गायब हो गयी। समझाना? वो खाक समझाएगा। उसे तो ये भी नहीं पता था कि चिप बन चुकी है, तो वो समझाएगा क्या? एल्डेयान और सभी विद्वानों, इस चीज को समझाना थोड़ा मुश्किल है। क्यों न हम सीधे टेस्ट का डेटा ही देख ले? वो ज्यादा साफ और सीधा होगा, किसी भी तरह की सफाई से बेहतर। असली डेटा का असर ज्यादा दमदार होता है। इसके साथ ही एक नई बनाई गई चिप को बड़ी सावधानी से उठाकर प्लेटफॉर्म के टेस्टिंग कार्ड स्लॉट में रखा गया। वो की आवाज के साथ कार्ड स्लॉट अपने आप लॉक हो गया। पर्यावरण की ऑटोमेटिक जांच शुरू। वैक्यूम का वातावरण सामान्य है। तापमान 21.5 डिग्री सेल्सियस पर स्थिर है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्डिंग चालू हो गई है। पहले बेसलाइन कैलिब्रेशन सटीकता का टेस्ट किया जा रहा है। कैलिब्रेशन मॉड्यूल का रिस्पॉन्स टाइम 3.8 नैनोसेकंड है। ऑपरेशन स्थिर है। ऑप्टिकल पाथ डेविएशन करेक्शन रेट 12.5 माइक्रोमीटर प्रति सेकंड है। ये डिजाइन स्पेसिफिकेशन से 1.2% ज्यादा है। अलग अलग यूनिट्स की रिपोर्ट सुनकर वहां मौजूद भीड़ में तुरंत हलचल मच गई। ये तो सिर्फ एक बेसिक डेटा था और इसी ने उन्हें बहुत ज्यादा हैरान कर दिया था। एल्डेयान, ये डेटा तो पहले ही बहुत चौंकाने वाला है। हमारी सामान्य लिथोग्राफी मशीन के कैलिब्रेशन मॉड्यूल ASLC का मूल डिजाइन करेक्शन रेट का पीक पॉइंट 12.1 माइक्रोमीटर है। एल्डेयान ने बिना किसी हाव भाव के हम कहा। वे बिल्कुल शांत दिख रहे थे। बेसलाइन टेस्ट पास हो गया। अब दूसरे चरण का हाई इंटेंसिटी लोड टेस्ट शुरू हो रहा है। डीन झाओ का चेहरा भी भावहीन था, लेकिन वे अपने कांपते हुए शरीर को रोक नहीं पा रहे थे, जो इस समय उनकी बेचैनी और घबराहट को साफ जाहिर कर रहा था। कमांड इनपुट पूरा हुआ। होलोग्राफिक प्रोजेक्शन पर तुरंत बाढ़ की तरह डेटा दिखाई देने लगा। तेजी से चिप में भरने लगी। ये परीक्षण एक लिथोग्राफी मशीन का अनुकरण कर रहा था। चरम परिस्थितियों में यह एक अत्यंत उच्च परिशुद्धता एक्सपोजर स्थिति से गुजर रहा था।
और एक जटिल गणना स्थिति में चिप उपयोग दर 99.6% थी। तापमान बढ़ना शुरू हो गया 45 डिग्री। तापमान बढ़ना शुरू हो गया 45 डिग्री, 67 डिग्री, 70 डिग्री हो गया। सफलता या असफलता इसी पर निर्भर करती थी। प्रयोगशाला में पूरी तरह खामोशी थी, बस लोगों के घबराहट में थूक निगलने की आवाजें लगातार गूंज रही थी। पिछले परीक्षणों में एक बार जब चिप सुरक्षित तापमान से अधिक हो जाती थी तो वो सीधे आत्म सुरक्षा मोड शुरू कर देती थी। फ्रीक्वेंसी कम हो जाती थी और कैलिब्रेशन प्रदर्शन भी बहुत कम हो जाता था। लेकिन इस समय होलोग्राफिक स्क्रीन पर कैलिब्रेशन प्रतिक्रिया समय का डेटा जरा भी नहीं गिरा था। यह अभी भी 3.8 नैनोसेकंड पर स्थिर बना हुआ था। तापमान स्थिर हो गया है, ये 76 डिग्री पर है। ये कैसे संभव है? इसकी गर्मी निकालने की क्षमता इसे कैसे स्थिर रख रही है? ये हमारी डिजाइन योजनाओं से मेल नहीं खाता। एल्डेयान और अन्य लोग गंभीर चेहरे के साथ होलोग्राफिक प्रोजेक्शन को देख रहे थे। इसने विज्ञान की पारंपरिक समझ को लेकर उनकी धारणाओं को पूरी तरह से बदल दिया था। 223%। इस समय जो देहो को अचानक एक बड़ा दांव खेलने का विचार आया। वह सेंट्रल सिस्टम के इन नेताओं को वास्तव में दिखाना चाहता था कि वे क्या कर सकते हैं। पूरी टीम, अंतिम परीक्षण की तैयारी करो। अत्यधिक कंपन के तहत लिथोग्राफी मशीन का अनुकरण करो। तीव्र गर्मी और जटिल विद्युत चुंबकीय हस्तक्षेप में एक अल्ट्रा प्रिसिजन कैलिब्रेशन और त्रुटि सुधार परीक्षण कर रहे हैं। डायरेक्टर, अत्यधिक कंपन और मजबूत विद्युत चुंबकीय हस्तक्षेप। ये तो उच्चतम मानक है, कोई भी चिप इसे झेल नहीं सकती। ये तुरंत जल जाएगी। और जो हमने पहले ही नई चिप की सफलता देख ली है। तुम्हें और परीक्षण करने की जरूरत नहीं है, ये पहले से ही एकदम सही है। लेकिन जो देहो इस समय जैसे पागल हो गया था। वो किसी की भी बात नहीं सुन रहा था, यहाँ तक कि एल्डेयान की भी नहीं। ये 7वां अनुसंधान संस्थान उसका जो देहो का इलाका था। क्या तुमने मेरा आदेश नहीं सुना? तुरंत करो, मैंने कहा। परीक्षण मत करो, मैं देखता हूँ कि तुम में से किसकी हिलने की हिम्मत है। एल्डेयान इस बार सच में घबरा गए थे। इतनी अच्छी चिप अगर जो देहो के अचानक बढ़ाई गई कठिनाई के कारण नष्ट हो जाती तो उन सभी का दिल टूट जाता। परीक्षण के लिए जिम्मेदार विभिन्न इकाइयों के लोग सबने अपने हाथ हवा में लटका रखे थे। उनके माथे से पसीना गालों पर बह रहा था। सेंट्रल सिस्टम के एल्डेयान परीक्षण नहीं करने दे रहे थे, लेकिन जो देहो परीक्षण करने पर अड़ा था। एक तरफ अनुसंधान संस्थान से भी ऊंचे पद का सेंट्रल सिस्टम था और दूसरी तरफ उनका सीधा बॉस। किसी को भी नाराज करना मुसीबत मोल लेना होगा। हाँ, विभिन्न इकाइयों के शोधकर्ता जो देहो के आदेश का उल्लंघन करने की हिम्मत नहीं कर सके। लिथोग्राफी मशीन जो अभी अभी बंद हुई थी फिर से चालू हो गई। स्क्रीन पर होलोग्राफिक प्रोजेक्शन डेटा फिर से तेजी से स्क्रॉल होने लगा। जो देहो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर यह प्रयोग विफल हो गया तो तुम सैन्य अदालत का सामना करने के लिए तैयार रहना। जो देहो ने जैसे कुछ सुना ही नहीं। उसकी आंखें बड़ी स्क्रीन पर गड़ी हुई थी। होलोग्राफिक प्रोजेक्शन स्क्रीन पर कैलिब्रेशन विचलन दर का प्रतिनिधित्व करने वाला डेटा लगातार ऊपर नीचे हो रहा था, जो ये दर्शाता था कि चिप चरम स्थितियों में प्रकाश पथ कैलिब्रेशन बनाए रख रही थी। अचानक होलोग्राफिक प्रोजेक्शन पर अंतिम विचलन संभावना दिखाई दी। 0 की एक श्रृंखला, 0 विचलन, 0 त्रुटि। सबकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। क्या मेरी आंखों को धोखा हो रहा है? फिर से परीक्षण करो, इसे फिर से करो। ये सुनकर एल्डेयान का चेहरा गुस्से से एकदम लाल हो गया। उन्होंने अपने दांत इतने जोर से भींचे कि कटकटाने की आवाज आने लगी। ये बुढ़ा जो देहो जानबूझकर, क्या ये चिप तोड़कर ही मानोगे? इस बार किसी भी स्टाफ ने जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। होलोग्राफिक प्रोजेक्शन एक बार फिर से चलने लगा। आखिरी नतीजा फिर भी 0 ही था। एक बार, 2 बार, 3 बार, हर बार टेस्ट का नतीजा 0 ही था। हे भगवान, 5 बार हो गया। हमारी पिछली चिप तो एक बार भी नहीं झेल पाती थी। पागल हो गया है, जो देहो जरूर पागल हो गया है। क्या ये सच में किसी घरेलू सामान ठीक करने वाले ने ठीक किया है? ये तो वाकई एक चमत्कार है। इस वक्त बूढ़े यान अब और सब नहीं कर पाए। डायरेक्टर जो, आखिर आपको वो देवता मिला कहाँ से जो लिथोग्राफी मशीन का इस हद तक इस्तेमाल कर सकता है? काफी है बूढ़े यान। क्या हमारी चिप आपके स्टैंडर्ड पर खरी उतरती है? बहुत है डायरेक्टर जो, बहुत ज्यादा है। तो जो आपने पहले मुझे मिलिट्री कोड भेजने की बात कही थी, उसका क्या? इस बार जो देहो भी थोड़ा छोटी सोच वाले बन गए। 7वां रिसर्च इंस्टीट्यूट पूरे ड्रैगन देश में कुछ भी नहीं है। सेंट्रल सिस्टम के लोग यहाँ क्यों आएंगे?
इसलिए क्योंकि उन्हें हम पर भरोसा नहीं है ना? एक टेस्ट पर तुम्हें यकीन नहीं हुआ, तुम्हारे लिए एक साथ 5 बार कर दिया, अब यकीन करते हो या नहीं? देखिए तो डायरेक्टर जो, हम दोनों की उम्र हो गई है, अब भी इतनी गंभीरता दिखा रहे हैं। अरे वो कौन है? तुम मेरी गाड़ी की डिक्की में जाओ और वहाँ से मेरी बढ़िया वाली दाहोंग पाव चाय ले आओ। डायरेक्टर जो को चखने के लिए दो। आसपास खड़े सभी लोग हैरान रह गए। पूरे सेंट्रल सिस्टम में कौन नहीं जानता कि बूढ़े यान का गुस्सा कितना तेज है। डायरेक्टर जो, ये हमारे 5 टेस्ट की डिटेल डेटा रिपोर्ट है, प्लीज इस पर साइन कर दीजिए। मैं करता हूँ। इतनी छोटी सी बात के लिए हम डायरेक्टर जो को कैसे परेशान कर सकते हैं? बूढ़े यान ने जल्दी से स्टाफ के हाथ से वो फाइलों का बंडल ले लिया। वो उसे ध्यान से देखने लगे और उनके चेहरे पर मुस्कान और भी गहरी होती गई। 5 टेस्ट का डेटा अलग अलग नतीजों वाला था। ये तो सच में भूत देखने जैसा है। जरा इस फीडबैक कर्व को देखो। बूढ़े यान डेटा के उस बंडल को देखते रहे और जितना ज्यादा वो देखते उतना ही उनका दिल खुशी से भर जाता। अगर ऐसा डेटा थोड़ा और होता तो फिर यंग जियांग देश की क्या बिसात। बूढ़े जो, यार तुमसे एक बात पूछूं? क्या ये चीज सच में उस घरेलू सामान ठीक करने वाले दुकानदार ने बनाई है? हूँ। बूढ़े यान ने खुशी खुशी वो सारे कागजात अपने ब्रीफकेस में भर लिए। क्या अब भी मुझ पर यकीन नहीं है? ऐसी बात नहीं है कि यकीन नहीं है, बस बात ये है कि ये कुछ ज्यादा ही अविश्वसनीय है। कम से कम तुम्हें मुझे ये तो बताना ही होगा कि उसने कौन सा मटेरियल इस्तेमाल किया। ये हमारे साइंटिफिक रिसर्च के लिए भी एक योगदान होगा। ठीक है, तो फिर मैं उस दुकानदार को फोन करता हूँ। तुम सब बिल्कुल आवाज मत करना। चेन साहब, मैंने आपको परेशान तो नहीं किया? मैं शेन किंग्सी का अंकल हूँ। मैंने उस दिन दोपहर में आपकी दुकान पर कुछ ठीक करवाया था। आपको मैं याद हूँ? ओह, तुम हो। तबीयत ठीक हो गई? फोन क्यों किया है? मुझे ब्लैकमेल करने आए हो? नहीं, मैं तो बस आपको खुशखबरी देने आया हूँ। आपने जो लिथोग्राफी मशीन का मॉड्यूल ठीक किया था ना, वो बहुत बढ़िया काम कर रहा है। ये तो बकवास है। कुछ ऐसा बता सकते हो जो मुझे न पता हो? तुम्हारी उस लिथोग्राफी मशीन को ठीक करने के लिए मैंने खास तौर पर लाओगान माँ की बोतल के ढक्कन से टिन खुर्च कर निकाला था। उसे पीसकर पाउडर बनाया और फिर वेल्डिंग की। मेरा तो पहले एनिमल बिस्किट के डिब्बे के ढक्कन से काम चलाने का इरादा था और बस कुछ 100 रुपये ही लेता। समझो कि तुम्हें सस्ता पड़ गया। ये सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग दंग रह गए। ये क्या बकवास है? लाओगान माँ के ढक्कन से लिथोग्राफी टेक्नोलॉजी का काम हो सकता है? मिर्ची की चटनी बेचने की तकनीक कुछ ज्यादा ही आगे नहीं बढ़ गई है? बॉस चेन के पास लिथोग्राफी मशीन ठीक करने के वाकई कई तरीके हैं। मुझे पहली बार ऐसा लग रहा है कि लिथोग्राफी मशीन इतनी सस्ती चीज है। किसी भी चीज का ढक्कन निकालकर इसे ठीक किया जा सकता है। इसे ठीक करने के लिए कुछ सामान ले आओ। अंकल, मैं यह नहीं कह रहा कि तुम्हें कोई काम वाम है या नहीं। मैं यहाँ बहुत व्यस्त हूँ। पड़ोस वाली लियो आंटी सब्जी बनाने के लिए इंडक्शन चूल्हे का इंतजार कर रही हैं। नहीं, कुछ नहीं, कोई बात नहीं। जैसे ही जो देहो ने अपनी बात खत्म की, मैंने सीधे फोन काट दिया और फिर पूरी प्रयोगशाला में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। उस बॉस ने आखिर में क्या कहा? उसने कहा उसे इंडक्शन चूल्हा ठीक करना है। वह लिथोग्राफी मशीन ठीक कर सकता है, पर उसे इंडक्शन चूल्हा क्यों ठीक करना है? जो देहो ने बड़ी मुश्किल से अपना गला तर किया। उसने बड़ी मुश्किल से जवाब दिया। उसने कहा कि पड़ोस वाली लियो आंटी सब्जी बना रही हैं और उन्हें इसकी बहुत जरूरत है। सब्जी बनाने के लिए। बड़े मियाँ यान ने हैरानी से भरी आंखों से ये दोहराया और फिर वे सीधे पीठ के बल जमीन पर गिर पड़े। वे एकदम सीधे नीचे गिर गए। अस्पताल ले चलो, जल्दी अस्पताल ले चलो। करीब 10-15 मिनट बाद अस्पताल के कमरे में। डॉक्टर, मरीज कैसे हैं? वैसे तो कोई बड़ी समस्या नहीं है, बस अचानक गुस्से की वजह से उनका ब्लड प्रेशर थोड़ा ज्यादा बढ़ गया है। आप लोगों ने ऐसा क्या कर दिया? इतनी ज्यादा उम्र में इन्हें इतना ज्यादा तनाव नहीं देना चाहिए। ये सुनकर जो देहो के दिल में जो चिंता थी वह आखिरकार कम हो गई। तनाव वाली बात? लिथोग्राफी मशीन को लाओगान माँ चटनी के ढक्कन से ठीक करने से ज्यादा तनाव वाली बात और क्या हो सकती है? हाँ, ये तो सारे वैज्ञानिक सिद्धांतों को पूरी तरह से पलट देता है। आखिर यह घरेलू सामान ठीक करने वाला है कौन? डीन जो, क्या हम उस बॉस से फिर से संपर्क कर सकते हैं? हम जानना चाहते हैं कि लाओगान माँ के किस ब्रांड के ढक्कन से लिथोग्राफी मशीन ठीक की जा सकती है। ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। डीन जो, आप इसे राज नहीं रख सकते। ये हमारे पूरे देश के लिए फायदेमंद बात है। आप चिंता न करें, सारा श्रेय आपको ही मिलेगा। हम आपसे श्रेय नहीं छीनेंगे।
मैंने यह नहीं कहा कि आप लोग श्रेय छीन रहे हैं, बस उस बॉस का स्वभाव थोड़ा अजीब है। हम लोगों का पद चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, उसकी नजर में हम कुछ भी नहीं है। आप लोग इंतजार कीजिए, मैं कोई अच्छा मौका ढूंढता हूँ। मैं उसे देश की सेवा करने के लिए मना लूंगा। ये देखकर बाकी लोगों ने भी कुछ नहीं कहा। सबने एक एक करके सिर हिलाया। दोपहर का सूरज आलस से भरा हुआ था। सुबह का काम खत्म करके मैं मुंह में टूथपिक दबाए, हाथों को सिर के पीछे रखकर कुर्सी पर झूल रहा था और सोच रहा था कि आज खाने में क्या खाया जाए। तभी अचानक दरवाजे के बाहर से एक जानी पहचानी आवाज आई, अरे छोटे चेन, अरे छोटे चेन, अभी तक खाना नहीं खाया है ना? देखो, यह इंडक्शन चूल्हा ठीक होने के बाद कितनी तेजी से काम कर रहा है। आंटी ने अभी अभी ब्रेस्ड पोर्क बनाया है, जल्दी से चख कर देखो। अरे वाह, शुक्रिया आंटी। अगर खाना पकाने के स्वाद की बात करें तो रेस्टोरेंट में 800 तरह के मसालों से बने खाने का स्वाद भी घर में सिर्फ नमक और सोया सॉस से बने खाने की खुशबू जैसा नहीं होता। हाँ, आंटी तुम्हें धन्यवाद कहती है। तुम हर बार सामान ठीक करने के पैसे भी नहीं लेते। आज अगर तुम न होते तो आंटी खाना भी नहीं खा पाती। तुम्हारी कारीगरी तो कंपनी की सर्विस से भी बेहतर है। लियो आंटी जब ऐसे बात करती हैं तो जरूर कोई काम होता है। दूसरी तरफ सेंट्रल सिस्टम के सोंग मिंग्युआन के दफ्तर में 2 आदमी सोंग मिंग्युआन के सामने खड़े थे। उनके सिर शर्म से इतने झुके हुए थे कि लगभग जमीन को छू रहे थे। सोंग मिंग्युआन अपनी मेज के पीछे बैठे थे। उसकी पीठ एकदम सीधी थी। उसके सामने वही रखा हुआ था जिसे मैंने ठीक किया था, हेगे सुनने वाला यंत्र। यह एक मिलिट्री ग्रेड सुनने वाला यंत्र है। इसका सिक्योरिटी सीक्वेंस ग्रेड ए लेवल का है और इसकी कोर टेक्नोलॉजी तो हमारे कई रिसर्च इंस्टीट्यूट ने कई बार सुधार करके बनाया है और उसे एक मामूली रिपेयरिंग की दुकान के मालिक ने डिकोड कर दिया। उसे कितना समय लगा? 5 मिनट नहीं, 6 मिनट। मिलिट्री ग्रेड सुनने वाला यंत्र। तुम मुझसे कह रहे हो कि इसे ठीक करते समय उसने किसी भी औजार का इस्तेमाल नहीं किया? मेरी तरफ देखो, क्या मैं तुम्हें बेवकूफ लगता हूँ? ये तो सरासर बकवास है। ये सच है मिनिस्टर। हम अंदर गए और कहा कि यह एक म्यूजिक प्लेयर है, लेकिन उसने इसे सीधे उठाया और टॉप सीक्रेट रीस्टार्ट सीक्वेंस को टैप कर दिया। जिस हेगे सिस्टम को हमने इतनी मेहनत से लॉक किया था, उसे भी उसने एक्टिवेट कर दिया। ऐसा लगता है जैसे उसे शुरू से ही पता था कि यह क्या चीज है। एक घरेलू सामान ठीक करने वाले ने एक टॉप सीक्रेट सीक्वेंस बिना किसी उपकरण के बस अपनी एक उंगली से टैप कर दिया। ये सुनने में कितना साइफाई लग रहा है। पूरा ऑफिस अचानक एकदम शांत हो गया। सोंग मिंग्युआन अपनी कुर्सी पर पीछे टिक गए और अपनी आंखें बंद कर ली। उनकी सांसें तो सामान्य थी, लेकिन उनका दिमाग तेजी से चल रहा था। दुकान का क्या दुकान में कुछ खास था? नहीं तो वो एक बिल्कुल साधारण सी रिपेयरिंग की दुकान लग रही थी। अंदर तेल के दाग, पुर्जे और बिजली का सामान फैला हुआ था और बहुत गंदी थी। हमने अंदर जाते ही दुकान की कई बार जांच की थी। हमें कोई भी छिपा हुआ कंपार्टमेंट या कोई हाईटेक उपकरण नहीं मिला। सोंग मिंग्युआन ने एक गहरी सांस ली। उनकी आंखों में गहरी निराशा थी। एक आदमी जो आसानी से हेगे को डिकोड कर सकता है, वो अपनी मर्जी से एक गंदी सी रिपेयरिंग की दुकान में क्यों रहेगा? यह अपने आप में ही बहुत अजीब है। कहीं यह आदमी जो देहो का छिपा हुआ इक्का तो नहीं? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर वो सच में जो देहो का इक्का होता तो जो देहो उसके बारे में रिपोर्ट नहीं करता। जब ऑफिस का माहौल इतना तनावपूर्ण हो गया था कि हवा में भी भारीपन महसूस हो रहा था, तभी अचानक दरवाजा जोर से खुला। मिनिस्टर सोंग, जल्दी देखिए, हो गया। जो देहो ने हमसे झूठ नहीं बोला था। वो 1% की सटीकता दर सच है। तुम्हें ये रिपोर्ट कहाँ से मिली? सोंग मिंग्युआन ने रिपोर्ट का बंडल ले लिया। कुछ पन्ने देखने के बाद उनकी भौहें तुरंत सिकुड़ गईं। ओल्ड हमें 7वें रिसर्च इंस्टीट्यूट ले गए थे। ये रिपोर्ट वहीं से लाई गई है। कैसा लगा मिनिस्टर सोंग? इस रिपोर्ट के साथ हम पूरी दुनिया को लिथोग्राफी मशीन के क्षेत्र में चीन की शानदार तरक्की का ऐलान कर सकते हैं। ओल्ड यान कहाँ है? वो तुम्हारे साथ वापस क्यों नहीं आए? ओल्ड यान अस्पताल में भर्ती हैं। अस्पताल में? क्या बीमारी हुई? कोई बीमारी नहीं, बस रिपोर्ट देखकर वो बहुत ज्यादा उत्साहित हो गए और बेहोश हो गए। डॉक्टर के शब्दों में वो बस बहुत ज्यादा उत्साहित हो गए थे, जिससे उनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया। सोंग मिंग्युआन पूरी तरह से अवाक रह गए। महान और लियू भी इस चिप रिपोर्ट से हार गए। ऐसा लगता है कि चीन के लिए पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों को तोड़ने का दिन आ गया है। ठीक उसी समय ऑफिस के डेस्क पर रखा फोन बजने लगा। हेलो, जनरल झाओ हुओ शियाओ, मैं उसे जानता हूँ। नहीं, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। जनरल झाओ, मैं जानता हूँ कि आप सब हुओ शियाओ को पकड़ना चाहते हैं,
लेकिन क्या यह नियमों का उल्लंघन नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे ही फोन उठा, सोंग मिंग्युआन ने लगातार मना करना शुरू कर दिया। उसके चेहरे के भाव पल पल बिगड़ते जा रहे थे। अरे भाई झाओ, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं करना चाहता। मैं सच में मदद नहीं कर सकता। वो हुओ शियाओ तो हर फन में माहिर खिलाड़ी है। सैन्य अभ्यास में हुओ शियाओ सभी कमांडरों के लिए एक बुरे सपने जैसा है। यह आदमी कभी नियमों के हिसाब से नहीं चलता। उसकी रणनीति इतनी शातिर होती है कि यकीन करना मुश्किल है। पिछले साल झाओ हू की एक बेहतरीन बख्तरबंद डिवीजन अभ्यास क्षेत्र का आधा रास्ता भी पूरा नहीं कर पाई थी। तभी कंट्रोल रूम से उन्हें सूचना मिली कि पूरी यूनिट को खत्म मान लिया गया है। हुओ शियाओ के साथ अभ्यास करने का सबसे बड़ा नियम यही है कि कोई नियम नहीं है। अरे भाई सोंग, इस बार का अभ्यास मुख्य रूप से भविष्य के हाईटेक युद्ध के सिमुलेशन और जवाबी कार्रवाई के लिए है। हम कल की सेना के साथ भविष्य की लड़ाई तो नहीं लड़ सकते, इसलिए तुम्हें इस बार मेरी मदद करनी ही होगी। मुझे इस बार हुओ शियाओ को पकड़ना ही है। अरे भाई झाओ, ऐसा नहीं है कि मैं मदद नहीं कर रहा। सेना के अपने नियम होते हैं और रिसर्च इंस्टीट्यूट के अपने नियम होते हैं। हम दोनों दो अलग अलग सिस्टम हैं। तुम रिसर्च इंस्टीट्यूट की चीजें लेकर सेना के अभ्यास में इस्तेमाल नहीं कर सकते। सोंग मिंग्युआन के चेहरे की मांसपेशियां कांप रही थीं। अगर उसने सच में मदद कर दी तो उसका अपराध बहुत बड़ा होगा। अभ्यास विभाग निश्चित रूप से हथियारों और उपकरणों की जांच करेगा। तब उस पर शक होना बस समय की बात होगी। नियम तो आखिर नियम है, लेकिन इंसान तो जिंदा है ना? भाई सोंग, मिनिस्टर सोंग, तुम बस इस बार मेरी मदद कर दो। मैं तुम्हें अपने कुछ नए ट्रेंड बेहतरीन सैनिक भेजूंगा तुम्हारे लिए पहरा देने के लिए, और मैं तुम्हें अपनी 20 साल पुरानी माताई की कुछ बोतलें भी दूंगा। पहरे के लिए मेरे पास गार्ड हैं और मेरे पास शराब की भी कमी नहीं है। सोंग भाई, तुम्हें सोंग भाई कहूं तो चलेगा? जैसे कि लेजर हथियार, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स। तुम मुझे बस कुछ दे दो, मैं तुम्हें ज्यादा मुश्किल में नहीं डालूंगा। यहाँ तक कि तुम्हारी लैब का कोई प्रोटोटाइप जिसमें थोड़ी भी संभावना दिख रही हो, वो भी चलेगा। झाओ हू की आवाज में मिन्नत का भाव था। सोंग मिंग्युआन के माथे पर भी पसीना आने लगा था। वो जानता था कि सेना में सैन्य अभ्यास का क्या मतलब होता है। अगर तुम्हें मुझसे उपकरण मिल गए तो अभ्यास के जरिए ट्रेनिंग का मतलब ही खत्म हो जाएगा। सुनो मेरी बात सोंग भाई, हुओ शियाओ की रणनीति को ट्रेनिंग कहते हैं क्या? सुपरसोनिक मिसाइलें, ड्रोन के झुंड, बिल्कुल किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। मेरे रडार पर कुछ दिखता भी नहीं है और कंट्रोल रूम से सूचना आ जाती है कि अभ्यास खत्म हो गया। अगर सच में कुछ नहीं हो सकता तो मुझे कुछ प्रिसिशन गाइडेंस चिप्स ही दे दो। मैं उन्हें खुद वॉरहेड पर लगा लूंगा, चलेगा? नहीं जनरल झाओ, ये सिद्धांत की बात है। मिनिस्टर सोंग, तुम वाकई कमाल हो। तो फिर तुम मेरी लाश उठाने का इंतजार करना। झाओ हू ने गुस्से में फोन पटक दिया। सोंग मिंग्युआन व्यस्त टोन वाले रिसीवर को पकड़े हुए हैरान रह गया। हो गया काम। इस बार उसने झाओ हू को पूरी तरह नाराज कर दिया था। 7वें रिसर्च इंस्टीट्यूट की प्रयोगशाला के अंदर मशीनों की गड़गड़ाहट और रिसर्च यूनिफॉर्म पहने लोगों की आवाजाही थी। सब जल्दी में थे। डायरेक्टर जो, ये क्या करने वाले हैं? क्या हमारे इंस्टीट्यूट में इतने सारे प्रोजेक्ट हैं? पता नहीं, लगता है डायरेक्टर जो ने नांदोउ 3 को ठीक कर दिया है और उसकी परफॉर्मेंस टेस्ट करना चाहते हैं। नांदोउ 3 तो एरोस्पेस सिस्टम डिपार्टमेंट का रद्द किया हुआ प्रोजेक्ट था ना? डायरेक्टर जो ने उसे कहां से ठीक करवाया? कहीं वो फिर से वही रिपेयर शॉप तो नहीं? क्या वो रिपेयर शॉप नांदोउ 3 को भी ठीक कर सकती है? नीचे काम करने वाले लोग थोड़े हैरान थे। जब से वो रहस्यमयी रिपेयर शॉप सामने आई है, उनका काम कभी न खत्म होने वाले काम जैसा है। पहले मशीनें थोड़ी देर के लिए आराम कर सकती थी, लेकिन अब मशीनें रुकने का नाम ही नहीं लेती और लोगों को लगातार काम करना पड़ता है। अरे तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो? जल्दी करो, डीन झाओ आ रहे हैं। जैसे ही यह बात कही गई, झाओ देहो दरवाजे से अंदर आ गए। उन्होंने प्रोटेक्टिव सूट पहना हुआ था और उनकी गोद में एक छोटा सा बक्सा था। वो जहेग, तैयारियां कैसी है? रिपोर्ट डीन, सब कुछ तैयार है। ठीक है। बेदो 3 ग्लोबल सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम हाई प्रिसीजन एटॉमिक क्लॉक रीसेटेप चिप का परीक्षण आधिकारिक तौर पर शुरू होता है। बेदो 3 चिप तैयार है। 22 लक्ष्य लॉक हो गया। सिमुलेटेड इंटरफेरेंस सिग्नल शुरू करें। तीव्रता स्तर 5। इंटरफेरेंस सिग्नल की रिपोर्ट करते समय थोड़ी सी रुकावट हुई थी। स्तर 5 का इंटरफेरेंस, ये लगभग युद्ध के समय के सबसे खराब माहौल का सिमुलेशन है। इस तरह का माहौल किसी भी टॉप क्लास नेविगेशन सिस्टम को पूरी तरह से अंधा बनाने के लिए काफी है। ठीक है, तो शुरू करो। झाओ देहो के आदेश के साथ एक ड्रोन ने हिलना शुरू कर दिया।
प्रोजेक्शन के साइड में ड्रोन के सभी विस्तृत पैरामीटर थे। इसके तुरंत बाद पूरे प्रोजेक्शन में माहौल में भारी बदलाव आया और विभिन्न डेटा तेजी से बढ़ने लगे। अनगिनत बेतरतीब सिग्नल आपस में उलझ गए, जिसने सीधे ड्रोन को ढक लिया। जो ड्रोन अभी अभी स्थिर था, अब डगमगाने लगा था। चेतावनी, ड्रोन का रास्ता भटक गया है। झाओ देहो ने स्क्रीन पर डेटा को देखा। उनके चेहरे पर निराशा के भाव थे। क्या हम फेल हो गए? जैसा सोचा था। ये दुनिया हर किसी के लिए बहुत निष्पक्ष है। चेन युआनजोओ का ठीक कर पाना, लिथोग्राफी मशीन को ठीक कर पाना ही उसकी सबसे बड़ी सीमा थी। अब उसे बेदो सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम को ठीक करने के लिए कहना, जाहिर है यह उसकी विशेषज्ञता के क्षेत्र से थोड़ा बाहर था। लेकिन लिथोग्राफी मशीन को ठीक कर पाना, ये क्षमता ही अपने आप में असाधारण थी। लेकिन जैसे ही झाओ देहो ने निराश होकर अपना सिर झुकाया, तभी अचानक वहां आश्चर्य की आवाजें गूंज उठी। उन्होंने अचानक सिर उठाकर देखा। होलोग्राफिक स्क्रीन पर तीसरा डेटा दिखाई दिया था। नाम के अनुसार ये चिप के अपने डेटा एल्गोरिथम से आया था। उसने ड्रोन के डेटा को कसकर पकड़ लिया और फिर खुद से एक एल्गोरिथम का एक और सेट बांध दिया। अंत में बड़ी स्क्रीन पर डेटा स्थिर हो गया। ड्रोन आसमान में सुरक्षित रूप से मंडरा रहा था। यह क्या है? क्या हमारे बेदो सैटेलाइट में ऐसा कुछ है? बेदो सैटेलाइट में यह नहीं है, लेकिन बॉस चेन के पास है। झाओ देहो के चेहरे पर एक बहुत गर्व भरी मुस्कान आ गई। मैंने उस समय कहा था कि मैंने अंदर के एल्गोरिथम को थोड़ा बदल दिया है, लेकिन उन्हें ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मेरा बस थोड़ा सा बदल देना ड्रोन को स्तर 5 के इंटरफेरेंस वाले माहौल में जीवित रहने में सक्षम बना देगा। इस लड़के के दिमाग में आखिर है क्या? अगर मैं उसे अपने रिसर्च इंस्टीट्यूट में ला सकूं, तो मैं तो उड़ान ही भर लूंगा। आखिर यह बॉस है कौन? क्या वो कुछ भी ठीक कर सकता है? हर कोई अचानक उत्सुक हो गया। लिथोग्राफी मशीन का मॉड्यूल गायब था। उन्होंने उसे ठीक कर दिया। अब बेदो 3 चिप, उसे भी उन्होंने ठीक कर दिया है। और जो चीजें मेरे हाथ से गुजरती हैं, वे नई से भी बेहतर काम करती हैं। जैसे ही उत्साह बढ़ाने वाली रिपोर्टों की आवाजें गूंजी, मौके पर सन्नाटा छा गया। हर कोई दंग रह गया। डेटा का ये सेट न केवल बेदो 3 की सफलता का प्रतिनिधित्व करता था, बल्कि यह चीन के वैज्ञानिक अनुसंधान के इतिहास में एक ऐसी सफलता थी जो पहले कभी नहीं हुई थी। और झाओ देहो ने भी अपने फोन पर एक फोन नंबर डायल किया। हेलो बॉस चेन, मैं हूँ। नांदो 3 चिप, जिसकी वजह से तुम मेरी दुकान में मरते मरते बचे थे। तुमने फोन क्यों किया? पैसे ऐंठने के लिए? पैसे ऐंठने के लिए नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो चिप आपने ठीक की थी वो अब 1 मिलीमीटर के 100वें हिस्से के अंदर स्थिर हो गई है। यह एक बहुत ही शानदार डेटा है। ओह, और कोई बात है? जो देहो ने उत्साह से बहुत कुछ कहा, लेकिन दूसरी तरफ मैंने जरा भी उत्साह नहीं दिखाया। बॉस चेन, आपको हैरानी नहीं हुई? ये डेटा हैरान करने वाला है। मुझे क्यों हैरानी होगी? तुम्हें क्या लगता है मैं कोई झोला छाप हूँ? मेरे भी कुछ उसूल हैं, ठीक है? तुम्हें क्या लगा मैंने तुमसे वो कुछ 100 रुपये यूं ही ले लिए थे? बॉस चेन, मेरा वो मतलब नहीं था। नहीं है तो अच्छा है। फोन काट दिया। जो देहो थोड़ा हैरान रह गया। उसे ऐसा क्यों लग रहा था कि यह मैंने उसके लिए बिछाया एक जाल हो। डीन, आप ठीक है? मैं ठीक हूँ। चिप को मेरे लिए पैक कर दो। मुझे एरोस्पेस डिपार्टमेंट जाना है। नांदो 3 एरोस्पेस सिस्टम से ही मिली थी। उस समय उन्होंने कहा था कि यह चीज ठीक नहीं हो सकती, इसलिए उन्होंने जो देहो को अपनी किस्मत आजमाने के लिए दे दी थी। दूसरी ओर एक मिलिट्री गाड़ी तेजी से जा रही थी। उसकी मंजिल भी एरोस्पेस सिस्टम ही थी। पिछली सीट पर झाओ हू का चेहरा इतना उदास था कि जैसे पानी टपक पड़ेगा। वो लाओ सोंग, आगे का मोटा कहीं का। उसने ऐसे जरूरी मौके पर मदद करने से मना कर दिया। तुम मदद नहीं करोगे, है ना? ठीक है, तो मैं सीधे एरोस्पेस सिस्टम डिपार्टमेंट जाकर झेंग क्विवन से मिलूंगा। यह वो जगह है जो आसमान की चीजों में माहिर है। ये सोचते ही झाओ हू के दिल में उम्मीद थोड़ी और बढ़ गई। एरोस्पेस सिस्टम डिपार्टमेंट की इमारत में लोगों की भीड़ थी और हर तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। झेंग क्विवन का ऑफिस कम और किसी जंग के समय का कमांड सेंटर ज्यादा लग रहा था। फोन की घंटियां लगातार बज रही थी और आते जाते लोगों की भीड़ किसी सब्जी मंडी की तरह शोर मचा रही थी। हर कोई ऐसे भाग रहा था जैसे उसे कोई इंजेक्शन लगा हो। बस चेहरे पर जल्दी है लिखवाना बाकी था। मंत्री जी, इस ड्रोन इंजन रिपोर्ट पर आपके साइन चाहिए। तुम रुको। मंत्री जी, 3 नंबर लॉन्च बेस के सर्किट के सुधार योजना पर आपकी नजर चाहिए। झेंग क्विवन अपनी कुर्सी पर बैठे थे, हाथ में फोन पकड़े हुए, और साथ ही उनकी आंखें सामने लाए गए दस्तावेजों पर टिकी थी। इस वक्त वो खुद को नेजा समझने लगे थे।
तभी अचानक दरवाजे से एक उत्साहित आवाज आई, अरे ओल्ड जो, आज यहाँ कैसे आना हुआ? कैसे आना हुआ? नांदो 3 चिप की हवा लेकर आया हूँ, कैसा लगा? एक नजर देखो, मैंने तुम्हारे लिए नांदो 3 ठीक कर दी है। नांदो 3 वाला प्रोजेक्ट तो रद्द नहीं हो गया था क्या? तुमने इसे कहाँ से ठीक करवाया? इस चीज की परफॉर्मेंस तो अब कमाल की है। हमारी लैब ने तुम्हारे लिए शुरुआती जांच का काम पूरा कर लिया है। इसकी लोकेशन की सटीकता और एंटी इंटरफेरेंस क्षमता तुम्हें जरूर हैरान कर देगी। बस करो ओल्ड जो, मेरे पास अभी तुमसे फालतू बातें करने का वक्त नहीं है। देखो यहाँ मेरे पास फाइलों का पहाड़ लगा है, तुम खुद ही यहाँ वहाँ देख लो। आज मेरे पास तुमसे उलझने का वक्त नहीं है, मैंने सच में इसे ठीक कर दिया है। जो देहो ने तुरंत अपनी आंखें घुमाई, वो नाराज हो गया। ओल्ड जो, मैं तुम्हें एक बार फिर बता रहा हूँ, नांदो 3 प्रोजेक्ट को ऊपर वालों ने बहुत पहले ही मौत की सजा सुना दी थी। इसे ठीक करने के लिए बहुत ज्यादा पैसा, लोग और सामान चाहिए, और आखिर में इसके पूरा होने की भी कोई गारंटी नहीं है। पर मैंने सच में इसे ठीक कर दिया है। क्या तुम बोलने से पहले एक नजर देख सकते हो? ठीक है, तुम्हारा 7वां रिसर्च इंस्टीट्यूट सबसे बढ़िया है, लेकिन अब मुझे फाइलें चेक करनी है। तुम जल्दी से इस चीज को ले जाओ। अगर तुमने इसे सच में ठीक कर दिया है, तो ये बकवास चीज तुम्हारी हुई। जेंग क्विवन ने सीधे बक्से को बाहर धकेल दिया। जो देहो का चेहरा पल भर में बिगड़ गया। गुस्से की एक लहर उसके पैरों से उठी और सीधे उसके सिर तक पहुंच गई। इसके तुरंत बाद वो मुड़ा और बक्सा लेकर ऑफिस से निकल गया। उसी समय ऑफिस की इमारत से एक और साया बाहर निकला। झाओ हु और उसका गार्ड, दोनों के चेहरे काले पड़े हुए थे। ये जेंग क्विवन बिल्कुल सोंग मिंगयुआन जैसा क्यों है? कैसी सिद्धांतों की बातें! इससे निपटना तो सोंग जेंगयुआन से भी ज्यादा मुश्किल है। मैंने धमकी और लालच दोनों का इस्तेमाल किया, लेकिन जेंग क्विवन पर कोई असर ही नहीं हुआ। नांदो 3 के बारे में बात करना तो भैंस के आगे बीन बजाने जैसा है। जैसे ही दोनों आंगन में पहुंचे, उन्हें किसी के बड़बड़ाने की आवाज सुनाई दी। नांदो 3, ये तो कुछ समय पहले का एक बहुत बड़ा, लेकिन आखिर में बंद हो चुका हाईटेक प्रोजेक्ट है ना? झाओ हु ने अपना सिर घुमाया और उसकी नजरें सीधे जो देहो के भूत से भी ज्यादा गुस्से वाले चेहरे से मिली। हेलो सर, क्या आप अभी नांदो 3 के बारे में बात कर रहे थे? जो देहो ने ये सुना, उसने सिर उठाया और हैरान रह गया। अरे बाप रे! हालांकि वो इस आदमी को नहीं जानता था, लेकिन उसके कंधे पर लगे छोटे सितारे उसे साफ साफ दिखाई दे रहे थे। नमस्कार सर जी, ये नांदो 3 ही है। ये हमारे 7वें रिसर्च इंस्टीट्यूट ने अभी ठीक की हुई नांदो 3 चिप है, लेकिन वो बूढ़ा जेंग क्विवन इसकी कीमत नहीं समझ रहा। वो जिद पर अड़ा है कि मेरा नांदो 3 नकली है। जो देहो ने जल्दी से झाओ हु को सलाम किया और फिर अपना छोटा सा बक्सा बाहर निकाला। नांदो 3, सर, मुझे याद है कि ये प्रोजेक्ट तो रद्द कर दिया गया था। वो पहले की बात है, लेकिन हमारे इंस्टीट्यूट ने इस मुश्किल को हल कर लिया है। हमने चिप की तकनीक को अपग्रेड कर दिया है। फिलहाल इसकी सटीकता एक मक्खी तक को निशाना बना सकती है। इसकी एंटी इंटरफेरेंस क्षमता बहुत मजबूत है। अगर आसमान भी टूट पड़े तब भी यह हमेशा की तरह काम करता रहेगा। सबसे जरूरी बात यह है कि इसका अपना एक स्वतंत्र एल्गोरिथम है। जो देहो को आखिरकार अपनी भड़ास निकालने का मौका मिल ही गया था। वो एक के बाद एक उत्साह से बताने लगा, क्या ये सच में इतना कमाल का है? झाओ हु सुनते सुनते हैरान रह गया। वो एक जनरल था, उसे सेना का नेतृत्व करके युद्ध लड़ना आता था, लेकिन जब वैज्ञानिक रिसर्च के डेटा की बात आती तो उसे कुछ भी समझ नहीं आता था। मैं आपसे झूठ बोलने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ? अगर इसे मिसाइल में लगा दिया जाए तो ये वहीं जाकर लगेगी जहाँ आप निशाना लगाएंगे। अगर इसे किसी अकेले सैनिक के उपकरण में इस्तेमाल किया जाए तो दुश्मन के इलाके में गहराई तक जाकर जगहों को चिन्हित कर सकता है और किसी भी समय मुख्यालय से संपर्क कर सकता है। कितना बढ़िया है! इस पल झाओ हु के चेहरे पर जो भाव थे, वो शुरुआत की दिलचस्पी से बदलकर शक में बदल गए और अब आखिर में हैरानी में। उसकी सांसें अपने आप तेज होने लगी। वो हुओ शियाओ को मारने के सपने देखता था। सटीक निशाना, जबरदस्त एंटी इंटरफेरेंस, स्वतंत्र संचार चैनल, हर एक बात किसी हथौड़े की तरह सीधे झाओ हु के दिल पर लग रही थी। क्या तुम अपनी कही इन बातों की जिम्मेदारी ले सकते हो? बिल्कुल, मैं 7वें रिसर्च इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर हूँ। मेरे जैसा इतना बड़ा डायरेक्टर भला अपनी बात से कैसे मुकर सकता है? ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं इसके बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए विशेष फंड देने को तैयार हूँ और तुम्हें पूरा समर्थन दूंगा। अगर यह विशेष फंड काफी नहीं हुआ तो मैं तुम्हारे लिए और फंड की अर्जी दूंगा। R&D को आगे बढ़ाने के लिए और फंड दिए जाएंगे, लेकिन हमारी सेना ही सबसे पहले इसे आजमाएगी।
और कुछ समय तक आप इसे किसी और को इस्तेमाल करने के लिए नहीं दे सकते। वो जनरल, इसका बड़े पैमाने पर उत्पादन अभी नहीं हो सकता क्योंकि हमारी यह चिप एक बिल्कुल नया सिस्टम है। यह एक ऐसी चाबी है जो खोल सकती है भविष्य की दुनिया का दरवाजा। लेकिन ये चाबी हमारे पास अभी सिर्फ एक ही है और हमें अभी तक इस चाबी की अंदरूनी बनावट के बारे में भी ठीक से पता नहीं है। इस चाबी की सबसे जरूरी बात यह है कि इसे आसमान में मौजूद सैटेलाइट से जुड़ना होता है। तुम चिंता मत करो, मैं ऊपर बात करके तुम्हारी मदद के लिए सबसे अच्छा रिसर्च इंस्टीट्यूट बुलवाता हूँ। मुझे यकीन नहीं होता हमारे इतने बड़े देश के पास एक तैयार चीज है और हम इतनी छोटी सी चीज को डिकोड नहीं कर सकते। नहीं जनरल, यह मुमकिन नहीं है। रिसर्च इंस्टीट्यूट ये काम नहीं कर सकता। क्या मतलब है तुम्हारा? हमारे पूरे देश के रिसर्च इंस्टीट्यूट। तुम बस नाम लो, मैं उसे बुला लूंगा। और वो इतनी छोटी सी चिप नहीं संभाल सकते? झाओ हू की भौहें सिकुड़ गई। उनकी नजरों में अगर कोई चीज बनकर तैयार है तो इसका मतलब है कि होमवर्क मिल गया है, बस नकल ही तो करनी है और काम खत्म। जनरल, ये काम रिसर्च इंस्टीट्यूट सच में नहीं कर सकता। तो फिर यह कौन करेगा? घर के सामान ठीक करने वाली एक दुकान। क्या बकवास है। झाओ हू की आवाज अचानक कई गुना तेज हो गई। उन्हें तो लगने लगा था कि कहीं उनके कानों में तो कोई खराबी नहीं आ गई है। जो काम रिसर्च इंस्टीट्यूट नहीं कर सकता वो तुम एक मामूली सी रिपेयर की दुकान से करवाना चाहते हो? तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो क्या? यह एक देश से जुड़ा मामला है। ये देश के भविष्य की रणनीति तय करने वाला सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। जनरल, मुझे पता है कि यह सुनने में बहुत अजीब लग रहा है, लेकिन ये बात मैं अभी आपको ठीक से नहीं समझा सकता। हम एक बार वहाँ चलकर देख लेते हैं, आप खुद ही समझ जाएंगे। इस वक्त मरम्मत की दुकान के अंदर हवा में जले हुए प्लास्टिक की गंध फैली हुई थी। मैं एक छोटी सी चिमटी से चावल के दाने से भी छोटे कैपेसिटर को पकड़े हुए था और एक पुराने एम्पलीफायर में उसे बदल रहा था। ठीक 80 के दशक का एक एम्पलीफायर ठीक किया गया। 2 टेक पॉइंट्स मिले। वर्तमान टेक पॉइंट्स 1948। जैसे ही मैंने चिमटी नीचे रखी, एक मशीनी आवाज गूंज उठी। कितने दिन हो गए हैं? जो चीजें मैं ठीक कर रहा हूँ वो या तो राइस कुकर है या इंडक्शन कुकर। टेक पॉइंट्स घोंघे से भी धीमी रफ्तार से बढ़ रहे हैं। पिछली बार जब लिथोग्राफी मशीन और नांदो 3 चिप की मरम्मत की थी तब देखो टेक पॉइंट्स कितनी तेजी से बढ़े थे। इस रफ्तार से तो स्टार डिस्ट्रॉय बनाने के ब्लूप्रिंट्स की तो बात ही छोड़ो। एक सिपाही के एक्सोस्केलेटन का छोटा सा हिस्सा खरीदने के लिए भी पॉइंट्स काफी नहीं होंगे। ठीक उसी समय एक फौजी गाड़ी दुकान के दरवाजे पर आकर रुकी। झाओ हू ने अपने सामने की उस साधारण सी गली को देखा। उनकी भौहें तन गईं। जनरल, यही वो जगह है। गली थोड़ी बेतरतीब थी और तरह तरह के छोटे दुकानदारों के चिल्लाने की आवाजें लगातार आ रही थीं। लोग तो काफी थे, लेकिन ये दूसरी छोटी गलियों से कुछ अलग नहीं लग रही थी। तुमने खुफिया ठिकाना यहाँ बनाया है? तुम्हें इसके पकड़े जाने का डर नहीं है? हम अंदर कहाँ से जाएंगे? नारा और पासवर्ड क्या है? खुफिया ठिकाना? जनरल, कोई खुफिया ठिकाना नहीं है और न ही कोई दरवाजा है। यही वो मरम्मत की दुकान है जहाँ हमें आना था। जो देहो, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे साथ कोई खेल खेल रहा हूँ? नांदो 3 चिप को तो रिसर्च इंस्टीट्यूट भी नहीं संभाल पा रहा है और तुम मुझे ऐसी घटिया जगह पर ले आए हो। सैन्य अभ्यास बस शुरू ही होने वाला है, तुम मेरे समय को बर्बाद कर रहे हो क्या? झाओ हू कुछ पल चुप रहने के बाद अचानक भड़क उठा। जनरल, आप गुस्सा मत होइए। हमारा नांदो 3 यहीं पर ठीक हुआ था और सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ दिन पहले वाली लिथोग्राफी मशीन भी। उसकी सटीकता भी यहीं पर ठीक की गई थी। अगर यहाँ ठीक नहीं हो सकता तो मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में कोई और जगह इसे ठीक नहीं कर सकती। क्या लिथोग्राफी मशीन भी ठीक कर सकता है? झाओ हू एक पल के लिए चौंक गया। कौन नहीं जानता कि यह लिथोग्राफी मशीन कितनी मुश्किल चीज है। ये टूटी फूटी जगह लिथोग्राफी मशीन ठीक कर सकती है? उसने ध्यान से जो देहो को देखा। वह 7वें अनुसंधान संस्थान का असली निदेशक था। इतने बड़े पद का आदमी मुझे ऐसी टूटी फूटी जगह पर लाने के लिए झूठ तो नहीं बोलेगा। ठीक है, पहले अंदर जाकर देखते हैं। अगर अंदर वैसा नहीं हुआ जैसा तुमने कहा है तो चाहे तुम कितने ही बड़े तोप क्यों न हो, मैं तुम्हें नौकरी से निकलवा दूंगा। झाओ हू ने अपने कपड़े ठीक किए और मरम्मत की दुकान की ओर चल पड़ा। जो देहो ने भी एक लंबी राहत की सांस ली और तुरंत उसके पीछे पीछे अंदर चला गया। मरम्मत की जा सकने वाली वस्तु का पता चला। फ्लैश टाइप 3 टैक्टिकल टॉर्च। अंदर का सर्किट बोर्ड शॉर्ट हो गया है। फाल्कन इंडिविजुअल टैक्टिकल गॉगल्स। थर्मल इमेजिंग कोटिंग उतर गई है। हमिंगबर्ड माइक्रो कम्युनिकेटर सिग्नल रिसीविंग मॉड्यूल खराब हो गया है।
जैसे ही वो लोग अंदर आए, मैंने झाओ हू के बगल वाले आदमी से मरम्मत की जानकारी हासिल कर ली। ये सब तो फौजी सामान है, और जो आदमी सबसे आगे है उसे देखकर ही पता चल रहा है कि उसका पद छोटा नहीं है। लगता है फौज का कोई बड़ा अफसर है। मालिक, बहुत दिनों बाद मिले। अंकल, बहुत समय हो गया। आपकी तबीयत कैसी है? भले ही मैं जो देहो को ज्यादा पसंद नहीं करता, लेकिन ग्राहक तो भगवान होता है, तमीज से तो पेश आना ही पड़ेगा। मेरी तबीयत ठीक है, चिप भी बढ़िया है। मालिक, चेन की ठीक की हुई चीजें बहुत अच्छा काम करती हैं। हमने वापस जाकर हर तरह के टेस्ट किए। परफॉर्मेंस तो ओरिजिनल से भी काफी बेहतर है। बस करो, कुछ ऐसा बताओ जो मुझे पता न हो, ठीक है? पास खड़ा झाओ हू बस सिर हिला रहा था। उसने सोचा था कि दुकान का मालिक कम से कम 40-50 साल का आदमी होगा, पर उम्मीद के उल्टा वो तो बस 20 साल का एक नौजवान लड़का निकला। उसने सोचा था कि दुकान के अंदर कुछ खास और सटीक उपकरण होंगे, लेकिन अंदर आने पर जंग की गंध के अलावा हवा में सिर्फ जलते हुए प्लास्टिक की बदबू थी। इतनी कम उम्र में इतना चिकनी चुपड़ी बातें करने वाला, छिछोरा और घमंडी, ऐसा आदमी कोई माहिर हो सकता है? ये तो सरासर बकवास है। जनरल, अभी तो शुरू भी नहीं हुआ। आप कहाँ जा रहे हैं? जो देहो, तुमसे तो मैं बाद में निपटूंगा। ए बुड्ढे, तुम्हारे उस गार्ड की कमर पर जो टैक्टिकल टॉर्च है उसका सर्किट बोर्ड खराब है, और उसके गॉगल्स भी। उसकी थर्मल इमेजिंग कोटिंग पूरी तरह से उखड़ गई है। रात में इस्तेमाल करने पर यह अंधे होने जैसा ही है। ओह हाँ, और उसके कान में जो छोटा सा कम्युनिकेटर है उसका सिग्नल मॉड्यूल भी जल गया है। डर नहीं लगता कि वो फटकर उसे मार डालेगा? मेरी आवाज तेज नहीं थी, लेकिन वो साफ साफ हर किसी के कानों तक पहुंच गई थी, खासकर झाओ हू के गार्ड के। उसने अविश्वास से मेरी ओर देखा। यह क्या हो रहा है? रिपोर्टिंग जनरल, टॉर्च कुछ दिन पहले ट्रेनिंग के दौरान गलती से टूट गया। गॉगल्स और कम्युनिकेटर खराब हो गए हैं। मैं आज इसे बदलने वाला था, लेकिन अचानक हमारा रास्ता बदल गया और मुझे समय नहीं मिला। इतनी जरूरी चीज, तुमने सब कुछ तोड़ दिया। तुम्हें मिशन पर भेजा था या पार्क में घूमने के लिए? न रिपोर्ट किया, न बदला। अगर यह जंग का मैदान होता तो तुम एक चलता फिरता निशाना बन जाते। झाओ हू पहले से ही गुस्से में था। इस समय उसने सीधे गार्ड की नाक पर उंगली उठाते हुए उसे डांटना शुरू कर दिया, लेकिन फिर एक ख्याल आते ही झाओ हू का शरीर अकड़ गया। उन्होंने दरवाजे से अंदर आने के बाद से कुछ भी नहीं कहा था। यह नौजवान ये सब कैसे जानता है? तुम्हें ये सब कैसे पता? तब जाकर झाओ हू को एहसास हुआ। उसकी आंखें मुझे घूर रही थी। सालों की लड़ाई ने इस पुराने सैनिक के अंदर एक ऐसी ठंडक भर दी थी जो पल भर में बाहर निकल आई। उसके बगल में खड़ा जो डेहो भी डर से उछल पड़ा। उसे डर था कि झाओ हू के एक आदेश पर उसका गार्ड मुझे पकड़कर बुरी तरह पीटेगा। तुमने किसी भले आदमी को बॉडीगार्ड के साथ घूमते देखा है क्या? दूसरी बात, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि सेना में तुम्हारा पद क्या है, लेकिन यह मेरी दुकान है। यहाँ पर अगर तुम ड्रैगन भी हो तो तुम्हें कुंडली मारकर बैठना होगा। अगर मंजूर नहीं तो दफा हो जाओ। ये सुनकर जो डेहो पूरी तरह से चौंक गया। अरे बाप रे, बॉस चेन, क्या तुम्हें इतना सख्त होने की जरूरत है? यह एक जनरल है। अगर वो चाहे तो तुम्हारी दुकान तो क्या, तुम्हें भी सीधा स्टील की भट्टी में फिंकवा सकता है। मानो या न मानो, झाओ हू भी हैरान रह गया था। उसकी आंखों में हैरानी के अलावा पूरी तरह से अविश्वास भरा था। इतने सालों में जब वो एक नया रंगरूट था और अपने स्क्वाड लीडर से कुछ लाते खाई थी, उसके अलावा कभी किसी ने उससे इस तरह बात करने की हिम्मत नहीं की थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बात करने की? ये देखकर बगल में खड़ा गार्ड खुद को रोक नहीं पाया। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और सीधे मेरी तरफ दौड़ा। मैंने तुम्हें हिलने के लिए कहा था क्या? वापस जाओ। इससे पहले कि गार्ड आगे बढ़ पाता, झाओ हू जोर से चिल्लाया। गार्ड के कदम वहीं जम गए और फिर वो पीछे हट गया। तुम लोग यहाँ करने क्या आए हो? मैं तुम्हें बता दूं, यह एक मरम्मत की दुकान है, कोई अखाड़ा नहीं। अगर लड़ना ही है तो बाहर जाकर लड़ो। ऊपर से तो मैं एकदम शांत था, लेकिन अंदर से मेरी हालत खराब थी। इन बड़े लोगों के बॉडीगार्ड वाकई अलग होते हैं। उन ढीले ढाले कपड़ों के नीचे अभी एक पल में उसकी मांसपेशियां फूल गई थीं। अगर वो मुक्का मेरे सिर पर पड़ जाता तो ये कहानी यहीं खत्म हो जाती। बात यह है बॉस चेन, पिछली बार हमने आपसे ठीक करवाया था ना, एक नंदो 3 चिप। हम चाहते हैं कि आप इस चिप को एक वॉरहेड पर लगा दें, ताकि उस वॉरहेड में लोकेशन पता करने की क्षमता आ जाए। क्या कहते हो जाएगा? इतना खतरनाक? तुम लोग करना क्या चाहते हो? ये सुनते ही मेरी भी दिलचस्पी जाग गई। यह एक बड़ा काम था। जंग लड़ने के लिए हमारी ब्लू आर्मी में हुओ शियाओ नाम का एक आदमी है।
तुम उसे जानते ही होगे, हम उससे बार बार लड़ते हैं और हर बार हार जाते हैं। इस बार हमें जीतना ही है, तुम ये कर सकते हो या नहीं? झाओ हू ने गंभीर चेहरे से मुझे घूरते हुए पूछा। अगर मैं कह देता कि मैं नहीं कर सकता, तो वो मेरे साथ नए पुराने सारे हिसाब एक साथ चुकता करने वाला था। करना तो मुमकिन है, लेकिन मुझे इतनी रकम चाहिए। मैंने अपनी 5 उंगलियां उठाकर हिलाई। 500 युआन, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं अभी कोड स्कैन करता हूँ। जो देहो ने बड़ी उत्सुकता से अपना फोन निकाला और पेमेंट करने ही वाला था। क्या 500 युआन? इस बार मुझे 50,000 युआन चाहिए। है? क्यों? पहले तो हमेशा 500 युआन ही लगते थे ना। इस बार दाम कैसे बढ़ गए? क्योंकि मुझे उसकी शक्ल पसंद नहीं आई। उसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की हिम्मत की। 50,000 तो फिर भी कम है। मैंने हाथ उठाकर झाओ हू की तरफ इशारा किया। मेरी आंखों में जरा भी रहम नहीं था। 50,000 तो 50,000। काम ठीक से हो गया तो मैं तुम्हें और 50,000 दूंगा। पेमेंट आने की एक साफ आवाज के साथ। मैंने यह बड़ा ऑर्डर ले लिया था। ठीक है, पैसे लिए हैं तो मुसीबत तो दूर करनी ही पड़ेगी, लेकिन ये काम मेरी जगह पर नहीं हो सकता। ये तुम्हारी जगह पर करना होगा। क्यों? वो तो हमारा मुख्य प्रोजेक्ट एरिया है। किसे पता तुम क्या करने वाले हो? अगर कोई जरूरी जानकारी लीक हो गई तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी ना। मैं तुम्हें कुछ कह नहीं रहा। देखने में तो बड़े अफसर लगते हो। तुम मुझसे ये तो नहीं चाहोगे कि मैं नांदोऊ 3 को एक गोली पर लगा दूं, है ना? कम से कम एक तोप का गोला तो होना चाहिए। क्या वो शहर में दिखाने वाली चीज है? ये चीज जैसे ही बाहर निकलेगी, मैं तो खबरों में आ जाऊंगा ना। यह झाओ हू फिर से चौंक गया, लेकिन इस बार वो पूरी तरह से कायल हो गया था। उसने सिर्फ नांदोऊ 3 पर चिप लगाने के बारे में सोचा था, इस मुश्किल के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था। ठीक है, कोई बात नहीं, तो तुम दोनों जरा रुको, मैं जाकर अपना सामान इकट्ठा कर लूं। मैंने उन दोनों से ये कहा और सीधा पीछे वाले स्टोर रूम में घुस गया। जो देहो और झाओ हू दोनों हैरान रह गए। उन दोनों को लगा था कि मैं अपना सामान वगैरह पैक करने जा रहा हूँ, लेकिन मैं बस एक फटा पुराना कपड़े का थैला लेकर बाहर आया। तुम बस यही सामान लाए हो? उपकरण वगैरह कहाँ है? उपकरण? कैसे उपकरण? मेरा दिमाग ही सबसे बेहतरीन उपकरण है। मैंने झाओ हू पर एक नजर डाली और तुरंत मुड़कर दुकान से बाहर चला गया। ठीक है, वो टेक्निकल आदमी है। वैसे भी जब तक वो हो शियाओ को हरा सकता है, तब तक वो जो कहेगा वही सही है। तुम दोनों पैदल आए हो क्या? गाड़ी कहाँ है? प्लेन या टैंक नहीं है तो कम से कम एक फौजी गाड़ी तो होनी चाहिए ना। है। जो देहो ने जल्दी से गार्ड को इशारा किया। थोड़ी ही देर में एक आम कार और एक फौजी गाड़ी आ गई। बुरा नहीं है, इतनी उम्र हो गई और मैं कभी फौजी गाड़ी में नहीं बैठा। चलो चलो। दोनों गाड़ियां हाईवे पर तेजी से दौड़ रही थी। मैं पिछली सीट पर टेक लगाकर आंखें बंद करके आराम कर रहा था। एक आम वॉरहेड में चिप लगाना, ये काम राइस कुकर ठीक करने से तो कहीं ज्यादा मजेदार है। एक आम वॉरहेड की उड़ान का रास्ता, खासकर आखिरी चरण में, कई चीजों से प्रभावित होता है। हवा का बहाव, तापमान, नमी, टारगेट की हरकत वगैरह। जिसे टर्मिनल करेक्शन कहते हैं, वो तब होता है जब वॉरहेड टकराने वाला हो, यानी टारगेट से टकराने के आखिरी पलों में अंदर की छोटी सी मोटर के जरिए उसकी दिशा में बदलाव करके इन गड़बड़ियों को ठीक किया जाता है। कुछ घंटों बाद 2 गाड़ियां धीरे धीरे अंदर आईं। एक भारी सुरक्षा वाले कैंप में, ऊंची दीवारें, बिजली की बाड़, हर 3 कदम पर एक गार्ड, हर 5 कदम पर एक संतरी सैनिक असली गोलियों वाली बंदूक के लिए गश्त कर रहे थे। यहाँ घुसते ही मुझे एक अजीब सी गंभीरता महसूस हुई। वाकई ये एक मिलिट्री कैंप है। यहाँ का माहौल ही अलग है। बॉस चेन, हम पहुँच गए। ये सुनकर मैं अपना फटा हुआ कपड़े का थैला लेकर गाड़ी से उतरा। इमारत में घुसने के बाद मैं अंदर से हैरान रह गया। यह मेरी मरम्मत की दुकान से कहीं ज्यादा आलीशान थी। एक बहुत बड़ा फैक्ट्री जैसा ढांचा, खुली जगह, तरह तरह के जिंग मी उपकरण चल रहे थे जिनके नाम भी मुझे नहीं पता थे। अलग अलग तरह की वर्दियों में कर्मचारी अपने अपने काम में लगे हुए थे और मेरे आते ही सब लोगों का ध्यान मेरी तरफ चला गया। वो जनरल झाओ नहीं है क्या? उनके पीछे वो नौजवान कौन है? पता नहीं, कोई बड़ा आदमी तो नहीं लग रहा। किसी गांव से आया हुआ लड़का लग रहा है। बकवास मत करो। जिस इंसान के साथ खुद जनरल झाओ आए हैं, वो कोई आम आदमी हो सकता है क्या? ओल्ड वे, सबसे कहो कि अपना काम रोक दे और यहाँ इकट्ठा हो जाएं। थोड़ी ही देर में वर्दी पहने दर्जनों मिलिट्री इंजीनियर एक लाइन में खड़े हो गए। मैं आप सबसे मिलवाता हूँ। ये 7वें रिसर्च इंस्टीट्यूट के डीन जो डेहो हैं और ये है चेन युआन जो एक मरम्मत की दुकान के मालिक।
सब लोग एक साथ मुझे देखने लगे और बहुत हैरान थे। एक मरम्मत की दुकान का मालिक यहाँ क्या कर रहा है? डीन जोऊ, आप ही सबको बताइए। जी जनरल। दोस्तों, हम सब इस बार यहाँ पूरी तरह से इस चीज के लिए आए हैं। ये कहते हुए जो डेहो ने छोटे बक्से से वो चिप निकाली। ये क्या चीज है? पहले कभी नहीं देखी। कोई हाईटेक चीज है क्या? कुछ खास लग रही है, लेकिन ये असल में किस काम आती है? सब लोग तुरंत अपनी गर्दन लंबी करके जो डेहो के हाथ में मौजूद चीज को देखने लगे। सबके चेहरे पर उत्सुकता थी। ये नंदू 3 सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम की चिप है। नंदू 3? इस रिसर्च को तो रोक दिया गया था ना? मैन पावर, टेक्नोलॉजी, पैसा, समय, हमारे पास तो कुछ भी नहीं था। ये फिर से कहां से आ गई? ओल्ड वेई, जो बेस के हेड थे, ने तुरंत चिप ले ली और ध्यान से उसे देखने लगे। वाकई ये नंदू 3 है, बिना जोड़ के एक ही पीस में बनी हुई। मैंने अब तक ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं देखी है। इसका बेस मटेरियल भी खास है। ये नॉर्मल सिलिकॉन बेस नहीं है, ये तो कार्बन बेस मटेरियल जैसा लग रहा है। तुम लोग इसकी प्रिसिजन देखो, कम से कम 3 नैनोमीटर से नीचे होगी। ये किस लैब ने बनाई है? पावर खपत और गर्मी का क्या? इतनी तेज क्लस्टर स्पीड के साथ जब ये चलेगी तो गर्मी बहुत ज्यादा पैदा होगी। कुछ ही सेकंड में सब लोग उत्साह से चिल्लाने और बातें करने लगे। झाओ हू ये सब देख रहे थे। हालांकि ये एक मिलिट्री बेस है, लेकिन यहाँ जो मिलिट्री इंजीनियर हैं, उन्हें भी दूसरे रिसर्च संस्थानों से लाया गया है। और ये लोग ऐसे हैं जो सिर्फ आंखों से देखकर ही इस नांदो 3 की जबरदस्त ताकत को समझ सकते हैं। लगता है इस चीज में वाकई कुछ खास बात है। तुम लोगों को क्या लगता है? माफ कीजिए जनरल, हम समझ नहीं पा रहे हैं। हम बस इतना जानते हैं कि यह चीज जिस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इसे बनाया है, वो जरूर कोई मामूली इंस्टीट्यूट नहीं होगा। बूढ़े वेई ने कड़वी मुस्कान के साथ सिर हिलाते हुए कहा। बाकी लोगों ने भी सहमति में सिर हिलाया। हर किसी का चेहरा एक दूसरे से ज्यादा हैरान परेशान था। ये सुनकर झाओ हू का चेहरा काला पड़ गया। वो हमेशा से मानते थे कि उनके यहाँ जो लोग काम करते हैं वे बहुत काबिल हैं, पर उन्होंने नहीं सोचा था कि इतनी छोटी सी चिप को ये लोग देखकर भी समझ नहीं पा रहे हैं। बॉस चेन, आप आकर इन्हें इसके बारे में समझाइए। झाओ हू ने एक गहरी सांस ली और मेरी तरफ देखा। मैं जब से अंदर आया था तब से चारों ओर देख रहा था। यहाँ के उपकरण और माहौल मेरी अपनी मरम्मत की दुकान के मुकाबले जमीन आसमान का फर्क था। लेकिन अच्छा होने से क्या होता है जब इसे इस्तेमाल करने वाले इतने नालायक हों? ये तो वाकई काबिलियत की बर्बादी है। मैं धीरे से हंसा। मैं सबके सामने गया और चिप उठाई। ठीक है, मैं तो पहले ही जानता था कि तुम लोग कुछ समझ नहीं पाओगे, लेकिन यह नहीं सोचा था कि तुम लोग इतने गए गुजरे होगे। ये सुनकर सबकी भौहें तंग गईं। अबे लड़के, तू है कौन? यहाँ अंदर आने वाला हर कोई कम से कम PhD तो है ही। यह नौजवान लड़का तो देखने में कॉलेज पास भी नहीं लगता है ना? बात करने का लहजा तो देखो कितना बड़ा है। डर नहीं लगता कि बड़ी बड़ी बातें करते हुए जबान लड़खड़ा जाएगी? इस चीज का नाम है नंदो 3। ये तो तुम सब जानते ही हो। हाँ, इसकी जो कोर कंप्यूटिंग यूनिट है वो 114 न्यूक्लियन सीक्वेंस का इस्तेमाल करती है। तुम लोगों का इसे न समझ पाना नॉर्मल है। 114 न्यूक्लियन सीक्वेंस, यह क्या बला है? हम ये जानना चाहते हैं कि इसका इंटीग्रेशन इतना ज्यादा है तो कंप्यूटेशन के बाद पैदा होने वाली गर्मी को कैसे मैनेज किया जाएगा? उसे मैं तुम लोगों के लिए पहले ही मॉडिफाई कर चुका हूँ। ये टोपोलॉजिकल क्यूबिट्स और वार्म सुपरकंडक्टिंग मटेरियल्स का इस्तेमाल करती है। यह असल दुनिया में रोज के स्थिर ऑपरेशन के लिए पूरी तरह से अनुकूल है। चिप के ऊपर ये जो छोटे छोटे छेद हैं, ये माइक्रो थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेशन के इनलेट और आउटलेट हैं। ये कंप्यूटेशन से पैदा होने वाली गर्मी को बिजली में बदल सकता है, जिससे ये फंक्शनल सिस्टम के लिए खुद ही बिजली पैदा कर लेता है। मैंने चिप की तरफ इशारा करते हुए शांत भाव से कहा, लेकिन वहाँ मौजूद कोई भी शांत नहीं रह सका, खासकर डीन झाओ डेहो।